हेलो एवरीवन, इट्स लेक्चर नंबर 4 और इन्वायरमेंट के अगले पार्ट में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं मैराथन पार्ट 4। यानी इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट का ये चौथा लेक्चर है और देखते हैं इसमें हम लोग किस पार्ट को कवर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि इन्वायरमेंट के पीछे के जो लेक्चर्स हैं वो आपने देखे हुए हैं और धीरे धीरे हम लोग इन्वायरमेंट को कवर करें। इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, तो इसमें यह है कि इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन से मतलब ये कह लो कि जो पीपीटीज़ वगैरह है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, इनके इन्फॉर्मेशन आप सुन लो 2-3 बार, आपका काम हो जाएगा स्टैटिक के बाद, जो बाद में आपको ऐड ऑन करने होते हैं। सो मैं डॉक्टर रफीक दरी आप सबका पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वो टेलीग्राम चैनल है जो मैं वीडियो के शुरू में मैं आपको बताता हूँ, जहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे जो डिस्कशन में आपके साथ अभी कर रहा हूँ और अपना समय बचाएंगे। इसके अलावा एक टेलीग्राम चैनल है जो डिस्कशन फोरम है, जहाँ पर आप मेरे साथ कुछ अगर डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पर आप चैटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आपको अवेलेबल हो और ये यूट्यूब है जहाँ पर आपको वीडियोस अपलोड करके दे दिए जाते हैं करंट अफेयर्स के लिए, और हर साल आपको ये अपडेट इसी यूट्यूब पर आपको मिलता है। बहुत सारे करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको यहाँ दी जाती हैं और एनसीईआरटी के कोर्सेज भी आपको यूट्यूब्स पे दिए जाते हैं, तो इनको आप यहाँ से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इस पूरे टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं पोल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े हुए जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स रहते हैं इन साल चर्चा में, और जिनसे जुड़े कोई क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि अगर करंट रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आप इन पार्ट को देखते हुए जाइए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन पोल्यूशन के बारे में। नाइट्रोजन पोल्यूशन पिछले 3-4 सालों से अक्सर चर्चा का विषय रहा है। यूपीएससी ने अभी तक नाइट्रोजन पोल्यूशन पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है। स्टिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशंस, और एवरी ईयर एग्जामिनेशन भी मैं आपसे कह सकता हूँ। नाइट्रोजन के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ओके, जो आपको उपलब्ध मिल जाएंगे इस इन्वायरमेंट में। कुछ नेचुरल सोर्सेज होते हैं, कुछ एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज होते हैं। एंथ्रोपोजेनिक जहाँ पर मानव रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ ऐसे अनुसंधान है जो हुए हैं और जहाँ बोला गया 2050 तक आने वाले समय में करीब 1/3 ऑफ ग्लोबल रिवर, ओके, दे हैव अ सीवियर स्कैरसिटी ऑफ क्लीन वाटर, है ना। 1/3 पूरी दुनिया का जो रिवर है उसमें क्लीन वाटर कम हो जाएंगे क्योंकि उसमें नाइट्रोजन के कंटामिनेशन वाले वाटर मिलेंगे, और इसको एक तरह से हम नाइट्रोजन पोल्यूशन के नाम से बोलेंगे। नाइट्रोजन पोल्यूशन में होता क्या है, जो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से जुड़े हुए कंपाउंड्स होते हैं वो पानी के अंदर, जल के अंदर काफ़ी अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं और जो इन्वायरमेंट वगैरह में काफ़ी बड़े लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पर्टिकुलरली वाटर बॉडीज़ में लाइक रिवर और लेक्स में इनकी सांद्रता आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि समुंदर और नदियों में तो रनिंग वाटर होता तो पानी तो आगे बढ़ जाएगा, ओके। तो ये चीज़ आपको रिवर्स और लेक्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा। यूएनईपी का एक रिपोर्ट भी है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो दुनिया में लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है यूएन का इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। इनका कहना है कि लगभग 200 मिलियन टन रिएक्टिव जो नाइट्रोजन है, ओके, मिलियन टन ऑफ रिएक्टिव नाइट्रोजन, लगभग 80% ऑफ टोटल इज लॉस्ट टू द इन्वायरमेंट एवरी ईयर, ओके। कहाँ जाता है इन्वायरमेंट में? लगभग 80% नाइट्रोजन पता ही नहीं चलता, ओके, जो कहीं ना कहीं एक तरह से नाइट्रोजन के पोल्यूशन का सोर्स। अब ये नाइट्रोजन जैसे मान लो किसान खेतों में डाल रहे हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहाँ जा रही हैं, यूएनईपी का रिपोर्ट है कि पता ही नहीं चला। मिलियंस ऑफ द टन्स में है, मतलब मिलियन टन्स में इनका अमाउंट है, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स जो आपको समय के साथ यहाँ पर दिख रहा है। नाइट्रोजन पोल्यूशन के कॉजेज़ पर जाएं तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, ऑफकोर्स एग्रीकल्चर में बड़े लेवल पर यूरिया का यूज़ किया जाता है, NH2 CuNH2, और यहाँ पर नाइट्रोजन कंपाउंड आपको बड़ी मात्रा में मिलते हैं। तो इंक्रीज द यूज़ ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर जो समय के साथ बढ़ रहा है, और लगभग 1978 से और 2014 के बीच में देखो तो इनकी मात्रा लगातार डबल हो चुकी है, ओके, डबल हो चुकी है, जो एक तरह से नाइट्रोजन पोल्यूशन के लेवल पे देखा जाता है, ओके। मतलब ये नाइट्रोजन जैसे फर्टिलाइजर्स की जो मात्रा है 1978 में जो यूज़ में लाया जाता था, 2014 में जो यूज़ में लाया जाता है, वो काफ़ी हद तक डबल हो चुका है। इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी बहुत सारे जैसे नाइट्रोजन बेस्ड केमिकल्स वगैरह बनाए जाते हैं, या फर्टिलाइज़र, जैसे फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, ओके। जैसे नहीं, मैं गोरखपुर का रहने वाला, गोरखपुर में एक जगह है फर्टिलाइज़र, उस एरिया में फर्टिलाइज़र मतलब यूरिया ही प्रोडक्शन होता है, तो उस एरिया को फर्टिलाइज़र बनाया, इसलिए मैंने इस तरह के वर्ड यूज़ कर लिया, ओके। यहाँ पर नाइट्रोजन कंपाउंड्स वगैरह जो होता है वो इन्वायरमेंट में निकल कर आता भी है इस तरह के प्रोसेस में।
इसके अलावा अगर आप कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल करते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह जलाते हैं, वहाँ से भी नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर बर्निंग ऑफ कोल से भी इस तरह के नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस एटमॉस्फेयर में आते हैं। अगर हम लाइव स्टॉक की बात करें, लाइव स्टॉक फार्मिंग, जैसे कि मान लो गोबर ही मान लो, ठीक है, या लाइव स्टॉक वेस्ट है, एनिमल्स के वेस्ट मान लो, तो उस पर यूरिया होता है। और यूरिया वगैरह भी देखो तो उसमें देखो तो अमोनिया वगैरह, ठीक है, वहाँ से आपको अमोनिया के कंपाउंड उसमें मिल जाएंगे। और ये पानी वानी जब बरसता है ना, बारिश होती है, तो रनअवे वाटर जो होता है वहाँ से निकल कर जो ये चीज़ें हैं, अमोनिया अमोनिया नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स वगैरह के जो कंपाउंड होते हैं, रनअवे वाटर के थ्रू जाकर वो कहीं वाटर बॉडीज़ के अंदर मिल जाते हैं, और वो भी नाइट्रोजन पॉल्यूशन का कारण होता है। बाकी बायोमास बर्निंग तो मैं आपको बता ही चुका। एक बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया 2011 के प्रीलिम्स में, थर्मल पावर प्लांट्स है ना, 2011 के प्रीलिम्स में, ये एनवायरमेंट का क्वेश्चन था। फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट विच टाइप ऑफ पॉल्यूटिंग गैसेस अमिट इन द एटमॉस्फेयर, उसमें CO2 था, SO2 था, नॉक्स था, ये सारी की सारी चीज़ें थी। तो CO2 है, SO2 है, नॉक्स, ये सारे के सारे पॉल्यूशन है जो थर्मल पावर प्लांट से निकलते हैं। अब इम्पैक्ट क्या है नाइट्रोजन पॉल्यूशन से, तो कई सारे रीजंस हैं। पहला ये कि भाई यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जिस भी वाटर बॉडीज़ में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर तरह की चीज़ें जाती हैं, उस जगह पर नाइट्रोजन फर्टिलिटी बढ़ जाती है, और नाइट्रोजन फर्टिलिटी बढ़ जाने से उसके अंदर प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी किसका, जो एक्वेटिक एल्गी वेल्गी होते हैं उनका ओवर ग्रोथ हो जाता है, और वेजिटेशंस वगैरह का ओवर ग्रोथ हो जाता है, जिसकी वजह से जो अंदर मछलियाँ होती हैं उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, क्योंकि पौधे ज़्यादा हो जाते हैं तो पौधे भी रेस्पिरेशन करते हैं, वो ऑक्सीजन लेके CO2 को बाहर निकाल देते हैं। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन पहले घुल रहा था, जब पौधे कम थे वो ज़्यादा था, तो जब पौधे ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑक्सीजन को खुद ही लेकर और CO2 के फॉर्म में, क्योंकि पौधे भी रेस्पिरेशन करते हैं, तो लगातार वाटर के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती जाती है, जिसे हम ऑक्सीजन डिमांड के नाम से जानते हैं। और एक्वेटिक जो लाइफ होता है वो सफोकेट हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह के पॉन्ड्स वगैरह में मछलियाँ वगैरह मर जाती है। ह्यूमन डेथ इफेक्ट है, सही बात है। जैसे कि अगर नाइट्रोजन कंटामिनेशन अगर ड्रिंकिंग वाटर के साथ बच्चे वगैरह के अंदर आता है तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सुना होगा ब्लू बेबी सिंड्रोम या मेथनोग्लोबोनीमिया, इस तरह की बीमारियां होती हैं जो नाइट्रोजन ड्रिंकिंग वाटर के साथ बच्चों के अंदर जाने पर होता है। ये भी खतरनाक है। और इसके अलावा नाइट्रोजन वगैरह सांस के रास्ते आपकी बॉडी में जाता है तो इट इज़ ऑल्सो डेंजरस। अस्थमा, रिस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, इस तरह की दिक्कतें भी यहाँ पर होती हैं। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन डिप्लेशन में भी काम करता है। ओके, सो नाइट्रोक्सिल रेडिकल और हाइड्रोक्सिल रेडिकल ये नेचर में बहुत सारे तरीक़ों से निकल कर भी आते हैं, जो नेचुरल रीज़न से भी ओजोन क्षरण करने का काम करते हैं, जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन होता है उसको डिप्लीट करने का काम भी करता है, जिसकी वजह से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस होते हैं पृथ्वी पर ज़्यादा आते हैं, जो मानव के हेल्थ के लिए या पौधों की हेल्थ के लिए, इसके अलावा मराइन इकोसिस्टम के लिए और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटीज़ में जो पौधे होते हैं उनको काफ़ी बड़े लेवल पर, सीवियरली लेवल पर डैमेज करते हैं, सीवियर लेवल पर उनको डैमेज करते हैं। अब गवर्नमेंट्स के ऐसे कौन कौन से एड्रेसेस हैं उन पर बात करते हैं, इनिशिएटिव्स टू एड्रेस द नाइट्रोजन पॉल्यूशंस। अब जैसे भारत स्टेज 6 को लाने के पीछे कारण क्या है, नाइट्रोजन की जो एमिशंस हैं, जो फ्यूल के जलने के बाद गाड़ियों से निकलते हैं, उनकी मात्रा को कम करना। तो यहाँ पर रिडक्शन ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड को कम करने के लिए, इसके अलावा जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, है ना, छोटे छोटे PM 2.5 PM, है ना, इस तरह की चीज़ों को जो हवा में सस्पेंड करते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ह्यूमन में रेस्पिरेटरी पार्टिकुलेट मैटर भी होते हैं, RSPM जिसको कहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, RSPM रिस्पिरेटरी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, जो सांस के रास्ते, नाक के रास्ते आपकी बॉडी में जाते हैं और आप में कार्डिक स्ट्रोक वगैरह के पीछे भी रीज़न हो सकता है। न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी जो सरकार लगातार देती है उसको भी बहुत चेक करना होगा, क्योंकि पॉलिसी जो होगा इंसेंटिसाइज द यूज़ ऑफ कंट्रोल रिलीज ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो वहाँ पे भी काफ़ी कंट्रोल मात्रा में ही न्यूट्रिएंट सप्लाई अगर मिट्टी को दिया जाए प्रोडक्टिविटी के लिए तो अच्छा है। ऐसा नहीं कि ओवर प्रोडक्टिविटी हो, क्योंकि ओवर प्रोडक्टिविटी मतलब ओवर मतलब इस तरह के न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई ना की जाए, क्योंकि वो भी गलत है। ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह भी सरकार देती है। ठीक है, इसके पीछे मकसद यही होता है कि फार्मर्स को और ज़्यादा बेटर कंडीशन दिया जाए। इसमें सरकार फार्मर को इन्फॉर्मेशन वगैरह भी देती है, न्यूट्रिएंट स्टैंडर्ड्स वगैरह उस सॉइल का कितना और किस हिसाब से वहाँ पर न्यूट्रिएंट वगैरह को डाला जाए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में डाला जाए, क्योंकि वो भी ठीक नहीं है। ठीक है, हर चीज़ की एक लिमिट तक ही ठीक है। ओके, नैनो यूरिया सरकार ने काफ़ी प्रमोट किया है। ओके, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं नैनो यूरिया, जो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा, है ना, नैनो यूरिया जो है डेवलप और पेटेंट इन्हीं के द्वारा किया गया है। और ये जो कन्वेंशनल यूरिया जो हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र में, उसकी अपेक्षा नैनो यूरिया काफ़ी इफेक्टिव होते हैं,
ये प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाते हैं और साथ साथ ये इन्वायरमेंट में उस तरह से बच नहीं जाते हैं, तो किसी भी तरह का जैसे यूट्रॉफिकेशन इस तरह की जो दिक्कतें आती हैं वो यहाँ पर होने की गुंजाइश काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये वो तरीके हैं जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट नाइट्रोजन पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए चलाती रहती है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन। नाम खुद ही कह रहा है प्लास्टिक जो कि बहुत ही छोटे साइज़ के हों। माइक्रो टर्म अपने आप में डिफाइन करता है स्मॉल साइज ऑफ पोल्यूशन, प्लास्टिक जिनका पोल्यूशन। और देखो ये इसलिए भी पोल्यूशन होते हैं क्योंकि ये मिलते नहीं हैं। आपको पता है कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं जो मैंने पहले पढ़े हैं कि पिछले कई सालों में कि जो प्लास्टिक कंपनियां बनाती हैं, जैसे प्लास्टिक बॉटल बना रही है, कुछ भी बना रही हैं, वो क्या करती हैं, प्लास्टिक का रिसाइकिल करती हैं। लेकिन पता है जब प्लास्टिक को कलेक्ट करके उसका रिसाइकिल किया जाता है या कोई चीज़ बनाई जाती है, पता चलता है कि लगभग 30% से ज़्यादा प्लास्टिक कहाँ जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता। तो पता चलता कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से या तो इन्वायरमेंट में रह जाता है या कहीं ना किसी तरीके से वो किसी इकोसिस्टम में, चाहे आपके अंदर या पौधों के अंदर, जंतुओं के अंदर चला जाता है। फूड चेन, फूड वेब जो आप समझते होंगे। तो ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है, ओके, काफ़ी डेंजरस है गाइस, ठीक है। इसका काफ़ी साइड इफेक्ट होता है। तो माइक्रो प्लास्टिक को अगर डिस्क्राइब करना हो तो मिनिस्कूल प्लास्टिक पार्टिकल्स, जो आप छोटे से तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, बहुत ही छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स, इनकी साइज़ लगभग 5 मिलीमीटर होती है या उससे छोटे होते हैं ये। तो साइज़ लगभग 5 मिलीमीटर या उससे कम होता है। और जनरली ये कहाँ से आते हैं, तो ये मैं कह सकता हूँ कि जनरली जो पर्सनल केयर आइटम्स में या सिंथेटिक फाइबर्स वगैरह जो कपड़े उपड़ों में होते हैं, वो माइक्रो बीट्स का यूज़ किया जाता है। छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स होते हैं। और या कोई बड़ा प्लास्टिक होता है जब वो डिग्रेड हो रहा होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा होता है। डिग्रेड मतलब ये नहीं बैक्टीरियल डिग्रेडेशन, डिग्रेड मतलब कोई केमिकल रिएक्शन से धीरे धीरे टूट रहा होता है। तो उससे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो बनते हैं वो एक्चुअल में वो माइक्रो प्लास्टिक के फॉर्म में आते हैं। और देखा जाए तो ये यूबिक्विटस है, आज हर जगह आपको मिल जाते हैं, हर जगह ये आपको माइक्रो प्लास्टिक मिल ही जाएंगे। इट इज़ यूबिक्विटस, ओके। सो डाइवर्स इन्वायरमेंट आपको मिल जाएगा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मिल जाएगा, फ्रेश वाटर बॉडीज़ में मिल जाएगा, मरीन इन्वायरमेंट में मिल जाएगा, किसी रिमोट एरियाज़ में मिल जाएगा, अंटार्कटिका वगैरह जैसे एरियाज़ में भी आप देखो तो माइक्रो प्लास्टिक के साक्ष्य मिले। और वो भी कम मात्रा में नहीं, बड़े लेवल पे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सोचो जो चीज़ नेचर में नहीं थी, ह्यूमन ने बनाया और आज पूरे प्लैनेट अर्थ पर मौजूद है, माइक्रो प्लास्टिक। अब थ्रेट्स क्या है माइक्रो प्लास्टिक से? एक तो इकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन नॉट ओनली डायरेक्टली इवन हार्म द इकोसिस्टम, बट इवन इसके अलावा जो इनके जो टॉक्सिक केमिकल जो प्लास्टिक्स है ना, धीरे धीरे जब डिसइंटीग्रेट हो रहे होता है तो टॉक्सिक केमिकल मिलते हैं, वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट को भी बर्बाद करते हैं। इन्वायरमेंट में हजार्ड्स भी हैं क्योंकि ये मछलियों के अंदर जाते हैं, मरीन लाइफ में जाते हैं, मछलियों के अंदर, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में, तो ह्यूमन हेल्थ वगैरह को बर्बाद करते हैं। और एक चीज़ और है, ये पूरी जो एरा है ना, इसको प्लास्टिसीन एरा कहते हैं। प्लास्टिसीन का मतलब प्लास्टिक का एरा, ओके। तो इस नाम से भी इस एरा को बोला जा रहा है और रीज़न आप समझ सकते हैं क्योंकि कुछ साइंटिस्ट ने माइक्रो प्लास्टिक के एबंडेंस को, जो पूरी पृथ्वी पे फैला हुआ है, यहाँ तक कि अंटार्कटिका तक के रीजन्स में जिसके साक्ष्य मिल रहे हैं, इनके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने टर्म यूज़ किया, क्यों ना अब हम लोग एक नया इपॉक बोलें, प्लास्टिसीन। जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल आता है ना, उसमें इपॉक वगैरह आते हैं, तो एक नया इपॉक है, एक शुरुआत है जो कि प्लास्टिसीन है, जो आज की जनरेशन में आपको देखने को मिलती है। तो ठीक है भैया, प्लास्टिसीन वगैरह पूछे तो कभी कंफ्यूज मत करना। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंटिस्ट दे आर प्रपोजिंग अ नेम ऑफ एरा, ओके, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, दैट इज प्लास्टिसीन एरा। मतलब एक प्लास्टिक का भंडार इस पूरे जनरेशन में देखने को मिल रहा है, तो ये प्लास्टिसीन एरा बोला जाए तो गलत नहीं होगा। अब बात होती है फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशंस को। तो जो तेज़ी से भारत में लगातार विकास चल रहा है, भारत में क्यों पूरी दुनिया में, ठीक है ना, उसमें हम लोग प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं लगातार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। इनएडिक्वेट वेस्ट मैनेजमेंट, इन प्लास्टिक का निर्माण करने के बाद उनका कोई वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर अच्छे तरीके से नहीं हो रहा। इवन भारत ने प्लास्टिक इरेडिकेशन प्रोग्राम चलाया है, प्लास्टिक प्रोटेक्शन सिस्टम चलाया है, भारत में रूल्स बनाए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रॉपर तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। दूसरा, ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दिस प्लास्टिक वेस्ट इज कलेक्टेड, ट्रीटेड एंड रिसाइकल्ड म्यूनिसिपल एरियाज़ के बेसिस पर, लेकिन अभी बड़े लेवल पर चीज़ें अभी सक्सेस नहीं हो पा रही हैं। इंडियाज़ में एक्सटेंसिव कोस्टल लाइन है और न्यूमरस रिवर्स हैं जो इस तरह के माइक्रो प्लास्टिक को लेकर जाते हैं और ओशन में डंप कर देते हैं। वहाँ पे भी कोई इस तरह का रेस्ट्रिक्शन वगैरह कोई अच्छे तरीके से नहीं बनाया गया। तो कुछ तरीके हैं जिसके माध्यम से माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन लगातार भारत में आपको मिल जाएगा, दैट इज़ वेरी वेरी कॉमन। अच्छा, आपको पता है ये प्लास्टिक का सोर्स क्या होता है? प्लास्टिक बनते हैं बच्चा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, याद रखना। प्लास्टिक का सोर्स क्या होता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। इसका मतलब जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आता है उसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट से प्लास्टिक बनाते हैं 100%, यही तो मैं बता रहा हूँ। कुछ स्टेप्स हैं जो भारत में लिए गए स्पेशली टू सॉल्व द माइक्रो प्लास्टिक इश्यूज। तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट जो मैं आपको बोला था 2021,
ओके तो यहाँ पर एक्चुअल में सिंगल यूज़ प्लास्टिक को भारत में पूरी तरह से बैन कर दिया गया 2022 के बाद। अब बात होती है कि सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक क्या होता है। ऐसा प्लास्टिक जिसको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं। ओके सो उस तरह के प्लास्टिक को हम सिंगल यूज़ ऑफ प्लास्टिक कहते हैं। अब यही मान लो ये बॉटल मेरे हाथ में है, इस बॉटल को जब खत्म हो जाएगा तो इसको रिसाइकिल करके किसी अदर प्लास्टिक के मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो गया, ये रिसाइकेबल प्लास्टिक है। और जो रिसाइकेबल प्लास्टिक नहीं है ये यूज़ करने के बाद बेकार है। ओके इस तरह की प्लास्टिक भारत में पूरी तरह से बैन है, जिनको हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। तो वही बात है, ठीक है, क्योंकि ये प्लास्टिक जो होंगे इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए एक समस्या होंगे। वहीं पर इनका जो परमिसेबल थिकनेस लेवल है, जो प्लास्टिक की जो थिकनेस होती है उसको बढ़ाकर 75 से 120 माइक्रोन तक किया गया, जो कैरी बैग वगैरह हम लेकर चलते हैं प्लास्टिक्स के। तो अब यू रिमेंबर गाइस, जो कैरी बैग्स वगैरह हम लेकर चलते हैं प्लास्टिक्स के, इसलिए कहते हैं भैया झोला वोला लेके चला करो, बैग वैग लेके चला करो, ठीक है। सो इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी नहीं पड़ेंगी। तो आप काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव्स की बात करें तो अगर नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव्स की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारे नॉन प्रॉफिट सिविल सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशन है। एक बेंगलुरु बेस्ड है जिसका नाम है साहस, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है साहस। ये काम कर रहा है, एक्टिवली इंगेज्ड है इन माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन की समस्या को कॉम्बैट करने के लिए, दूर करने के लिए, जिसमें बहुत तरह के रिसर्च वगैरह हो रहे हैं, कम्युनिटी में इंगेजमेंट एफर्ट हो रहा है। तो समुदाय लेवल पर यह काम किया जा रहा है किस तरह के प्लास्टिक के समस्या को दूर किया जाए। तो थोड़ा ध्यान रखना, माइक्रो प्लास्टिक और माइक्रोबीट्स वगैरह पे भी क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है। जो समुद्रों वगैरह में मछलियों के अंदर भरपूर मात्रा में जो प्लास्टिक देखे गए वो माइक्रोबीट्स है। इस तरह की चीज़ें भी हैं, यूपीएससी में पूछे गए। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। एयर पोल्यूशन से जुड़े हुए जो टॉपिक्स, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिस पे बात करनी है। दैट इज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक, एयर पोल्यूशन से जुड़ा हुआ। असल में एक जनरल है जिसमें जनरल्स जो रिसर्च वगैरह पेपर पब्लिश होते हैं, एक जर्नल नेचर है जिसमें एक टाइटल है, मतलब जनरल नेचर में एक टाइटल है जो पब्लिश हुआ था, मशीन लर्निंग बेस्ड कंट्री लेवल एनुअल एयर पोल्यूटेंट्स एक्सप्लोरेशन यूजिंग सेंटिनल 5P और गूगल अर्थ इंजन। ये कुछ सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजीज होती हैं जिसके आधार पर एयर पोल्यूशन की स्टडी की जाती है। सो नेचर जर्नल में एक पेपर पब्लिश हुआ और उस पेपर का, रिसर्च पेपर का नाम था मशीन लर्निंग बेस्ड कंट्री लेवल एनुअल एयर पोल्यूटेंट एक्सप्लोरेशन यूजिंग सेंटिनल 5P एंड गूगल अर्थ इंजन। सेंटिनल 5P और गूगल अर्थ इंजन ये एक तरह से स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरीज होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, कुछ सैटेलाइट्स वगैरह की मदद से किस तरह के एयर पोल्यूशंस वगैरह हो रहे हैं इस पर नज़र रखते हैं, उनका रिपोर्ट्स है। सो कॉपरनिकस सेंटिनल 5P मिशन जो है वो रशिया द्वारा भेजा गया एक सैटेलाइट है, जो 2017 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसका पर्पस जो है स्पेशियो टेस्ट, देखो लिखा हुआ है, मेजरमेंट हाई स्पेशियो टेम्पोरल रेजोल्यूशन। स्पेशियो टर्म स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, टेम्पोरल रिजोल्यूशन मतलब जो टेम्परेचर वगैरह या इस तरह की चीज़ें, हीट वगैरह की स्टडी करता है, जिसकी मदद से हम एयर क्वालिटी, ओजोन, यूवी रेडिएशन और साथ साथ क्लाइमेट मॉनिटरिंग और फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह के सैटेलाइट्स बेस्ड इमेजेस के आधार पर हम सक्सेसफुली देख सकते हैं कि पृथ्वी पर क्या क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन को समझ सकते हैं, पहली चीज़। इसीलिए कहते हैं ना कि सैटेलाइट की मदद से हम लोग एयर पोल्यूशन के स्तर को भी समझ सकते हैं, किस तरह से पोल्यूशन पृथ्वी पर हो रहा है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर है। गूगल अर्थ इंजन क्या है? ये क्लाउड बेस्ड जियो स्पेशल एनालिसिस प्लेटफॉर्म है। क्लाउड बेस्ड मतलब ऊपर से किया जाता है, और इसमें कोशिश की जाती है कि सैटेलाइट इमेजेस वगैरह जो लिए जाते हैं प्लैनेट के, उनकी स्टडी यहाँ पर की जाती है। और ख़ासतौर से उसकी मदद से जैसे रिमोट सेंसिंग रिसर्च है, डिफरेंट तरह के प्रेडिक्टिंग डिजीज़ आउटब्रेक्स जो हो सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट और इसके अलावा बाकी सारी जानकारी ली जाती है। इन्हीं के बेसिस पर एयर पोल्यूशन की स्टडी जो है ऊपर से स्पेस बेस्ड, स्पेशियो थर्मल जो टर्म यूज़ किया गया, रेजोल्यूशन, इनकी मदद से लिया गया, ठीक है। क्या रिपोर्ट्स आते हैं, क्या चीज़ें हैं, ज़रा देखना, ठीक है। अब यहाँ पर सारा का सारा जो बैकग्राउंड है वो क्या स्टडी होती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स पे बात होती है, ठीक है। एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर ऑब्जर्व करता है, मतलब हवा में एयर की गुणवत्ता को चेक करने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स काम करता है। 2020-2021 के आसपास इन्होंने ऑब्जर्व किया था, जबकि 2018-19 में इन्होंने बोला कि लगभग जो लो AQI लेवल था, मतलब यहाँ पर फ्लक्चुएशन 20-21 में काफ़ी ज़्यादा, एक्चुअल में यहाँ पर AQI का जो लेवल है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आई है, जबकि वही जो चीज़ें पहली थी 18-19 में, उनका AQI लेवल काफ़ी ज़्यादा था जो एयर क्वालिटी को चेक करते थे। पहली चीज़ सुनिएगा, रिपोर्ट सुनिएगा। AQI के अंतर्गत कुल 8 गैसें हैं जो कि 8 पॉल्यूटेंट्स हैं जिनको चेक किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस पर एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है,
नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब भारत का अपना जो AQI बना हुआ है, उसके अंदर इनमें से कौन सी गैस नहीं है। क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017-18 के आसपास यूपीएससी ने पूछा है। अगर आप चेक करेंगे किताब, अगर पढ़ रहे होंगे आप इन्वायरमेंट वाली, तो वहाँ पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो कौन कौन सी आठों हैं उसके नाम आपको जानने होंगे। पार्टिकुलेट मैटर 2.5, PM10, अमोनिया, लेड, इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन मोनोऑक्साइड। कुछ ऐसे सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, जहाँ का एयर पोल्यूशन लेवल हमेशा चेक करने की ज़रूरत होती है, जो आपके सामने है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, पुणे, चेन्नई एक्सपीरियंस नोटेबल वेरिएशन इन एयर पोल्यूशन लेवल। और हाई लेवल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर देखा जाए तो कलकत्ता और दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ इन रेफरेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, इन रेफरेंस ऑफ इंडिया, थोड़ा इनको ध्यान रखना। कॉजेज़ वगैरह बताने के पीछे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। ठीक है, कोविड-19 वगैरह केस में देखो तो थोड़ा जो पोल्यूशन लेवल था वो अलग ही था, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रीज़ बंद थी, ट्रांसपोर्टेशंस वगैरह भी काफ़ी कम हो रहे थे। लेकिन वही एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ बाद में से ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल एमिशंस वगैरह, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चरल वेस्ट, बर्निंग, है ना, ये प्राइमरी कंट्रीब्यूटर्स हैं जो एयर पोल्यूशन भारत में कॉज करते हैं। ठीक है, और जब इन चीज़ों की यूजेस ही कम हो जाएंगी तो आपको कोविड वगैरह के टाइम में जो एटमॉस्फेरिक एयर पोल्यूशन होगा काफ़ी हद तक वो आपको कम मिलेगा। ये तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। कुछ कॉजेज आपको दिखाए। अब देखो, भारत में जो AQI चेक करते हैं, दिल्ली में आपको पता ही होगा, जब 500 पहुंच जाता है, उसके ऊपर पहुंच जाता है, तो हर न्यूज़पेपर का कैरेक्टर बन जाता है। ठीक है, लेकिन किसी को नहीं पता, इसीलिए कहते हैं पेड़ पौधे लगाओ, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ चलो, हाइब्रिड व्हीकल्स की तरफ चलो। नितिन गडकरी साहब सही बात कह रहे हैं भैया ऐसा है कि आगे 10 सालों में पेट्रोल डीजल दोनों गाड़ियाँ बंद कर दूंगा। कह रहे 2026 के बाद तो डीजल गाड़ियाँ ही बंद हो जाएंगी। बंद हो जाएंगी मतलब बिकनी बंद हो जाएंगी 2026 के बाद। फिर भी अभी लोग देखो डीजल की SUVs खरीदने के लिए परेशान है। क्यों परेशान है भाई? 26 के बाद बंद हो जाएगी, क्यों ले रहे हैं आप डीजल गाड़ियाँ, जब आपको पता है ये चीज़ें होने वाली हैं। अलग अलग AQI पर अलग अलग कलर से प्रदर्शित किया जाता है और इनका अलग अलग मतलब होता है। अगर 0 to 50 AQI ज़्यादा है, ओके, ये आपका नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ठीक है ना, तो यहाँ पर नुकसान नहीं है। 51 to 100 ज़्यादा है तो कुछ माइनर ब्रीथिंग डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपको कुछ सेंसिटिव लोगों को दिक्कत हो सकती है। मॉडरेट में ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती है लोगों में, जिनको लंग डिजीज़ होती है उनको थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, अस्थमा वगैरह जिनको होता है उनको ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। चिल्ड्रंस और जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको यहाँ समस्या आपको मिलेगी। 201 से 300 के बीच जाती है तो ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो जाता है, और हार्ट डिजीज़ वगैरह जो होती हैं वो शॉर्ट एक्सपोजर्स में आपको हो सकती हैं, सडन कार्डिक स्ट्रोक टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। वेरी पुअर में आकर तो भाई रिस्पिरेटरी इलनेस होता है, सांस फूलता है, ऐसे कह लो गाँव की भाषा में अगर हम बोलें तो। लोग जो होते हैं लंग और हार्ट डिजीज़ होनी शुरू हो जाती हैं, और सीवियर केस में तो क्या ही बोलें, है ना, सीधा लंग और हार्ट डिजीज़ होता है, कार्डिक स्ट्रोक हो सकता है, रिस्पिरेटरी इफेक्ट होता है, सीधा का सीधा ब्रेन इफेक्ट, ब्रेन हैमरेज, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ये अलग अलग केसेस में AQI लेवल को अलग अलग कलर से दिखाया गया, और इसके पीछे अलग अलग मीनिंग्स हैं जो है लिखे गए। एक बार PDF को ऊपर से एक बार देख लेना। कभी इस तरह के क्वेश्चन आए नहीं है कि किस AQI पर किस तरह की समस्या होती है, पर हाँ कौन सी AQI किस कैटेगरी में रखा गया, गुड, मॉडरेट, सेटिस्फैक्ट्री, पुअर, वेरी पुअर, वो थोड़ा सा एक बार आप देख लेना। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जहाँ पर ह्यूमन जिम्मेदार होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें, अस्थमा है, रिस्पिरेटरी डिजीज़ है, लंग्स कैंसर है, स्किन अलाइनमेंट्स है। इसके अलावा वाट एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जो एयर पोल्यूशन में आ रही हैं जो काफ़ी दिक्कत कर रही हैं। इवन आपको बताऊं तो जो एयर पोल्यूशन होता है वो डिपेंड करता है वेदर में, डिपेंड करता है सनलाइट के इफेक्ट पे भी। इन्हीं वजह से मीथेन, ओजोन और एरोसॉल पार्टिकल्स जो हवा में होते हैं वो बदलते रहते हैं। आपको बताऊं ये ओजोन वगैरह बनाने में एक्चुअल में सनलाइट की ज़रूरत होती है। ओके, और आपको ये भी मैं बता दूं, जैसे मान लो विंटर है तो विंटर केस में जो स्मोक होता है, जो धुएं निकलते हैं गाड़ियों के जलने वगैरह से या फिर पराली के जलने से, स्टबल बर्निंग से, और विंटर में फॉग आ जाता है, मिलकर वो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट स्मॉग बन जाता है, बड़ा खतरनाक होता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको कराया भी है, जिसमें पान, पाव, काफ़ी चीज़ों के बारे में हमने बात की है। रिकमेंडेशन ये है भाई, अर्जेंट अवेयरनेस होना चाहिए, प्लानिंग प्रॉरी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए पोल्यूशंस को कॉन्टैक्ट करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग और मैनेजमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए पूरी तरह से, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और पब्लिक हेल्थ को लेकर, है ना, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं जो रिकमेंडेशन है जो यहाँ पर दिए गए और ज़रूरी भी हैं। ओके, और ये चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी भी हैं। अब ये डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं जो एयर पोल्यूशन को रिजॉल्व करने के लिए भारत में अपनाए गए, जैसे ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली में चलाया जाता है। यस, GRAP, जो मैं बार बार कहता हूँ, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर पेपर। मैंने आपको स्टैटिक में पोल्यूशन में बहुत डिटेल में पढ़ाया है, और इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसी के हिसाब से जो BS6 BS4 व्हीकल होती है, मेरे पास डीजल गाड़ी है पुराने ज़माने वाली,
और वो BS4 डीजल है, उसको बंद कर दिया जाता है। जैसे ही पोल्यूशन का AQI लेवल अधिक होने लगता है, मैं काफ़ी परेशान भी होता हूँ विंटर्स, अब कहाँ से इतने पैसे लाऊं नई गाड़ी बनाने के लिए, ओके, नई गाड़ी खरीदने के लिए, तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल, स्मोक टावर वगैरह का कंसेप्ट भी सुना होगा, चाइना में ना बड़ा पॉपुलर रहा था। टालेस्ट एयर प्यूरीफायर, आप जाइए ना, आप यहाँ जाइए, क्या नाम है, ITO के पास, वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस रखे होंगे जो एयर पॉल्यूशंस को वहाँ से एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। नेशनल एयर क्वालिटी प्रोग्राम, BS6 व्हीकल्स जो सरकार लाई है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के नए कमीशंस हैं, टर्बो हैप्पी सीडर्स, एयर क्वालिटी वेदर फोरकास्टिंग रिसर्च, सफ़र ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में होगा, वो कॉमनवेल्थ के समय लाया गया था, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस वो लेकर आया था। एवरी मोमेंट ऑफ टाइम दिल्ली में किस तरह का वेदर कंडीशन पूरे दिल्ली NCR एरिया में चल रहा है उसकी जानकारी के लिए, 2010 के आसपास, बहुत पहले। डैशबोर्ड ऑफ मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भाई सही बात है, लोग लकड़ियाँ वगैरह नहीं जलाएंगे, LPG वगैरह जो होगा वो CO2 वगैरह निकालता नहीं है, NOx वगैरह निकालता नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इस तरह से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं एयर पॉल्यूशन को दूर करने के लिए। आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री बड़े भावुक हो गए थे जब उज्ज्वला स्कीम लॉन्च कर रहे थे और कह रहे थे मेरी माँ हमेशा चूल्हे पे खाना बनाती थी, तो मैंने देखा कि किस तरह से उसे परेशानी होती है। इस तरह से उन्होंने भारत के सारी माँओं के लिए ये चीज़ सोचा कि भैया ठीक है, चीज़ अच्छी चीज़ है, और देश की सारी जो माएँ हैं जिनको इस तरह की दिक्कतें हो रही, हेल्थ वगैरह इशू होता है, और माँ के बगल में ही बच्चे होते हैं छोटे छोटे जो घूम रहे होते हैं, टहल रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो उनको भी इसका एक्सपोजर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे न्यूज़ में रही भी थी, आपने सुना होगा उज्ज्वला स्कीम। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ग्राउंड लेवल ओजोन। देखो ऐसा है कि 2 लेवल पे ओजोन होता है, स्टैटिक में मैंने पढ़ाया है जब आपको पोल्यूशन पढ़ाया था, प्राइमरी पोल्यूटेंट, सेकेंडरी पोल्यूटेंट, ओके। और ओजोन आपको मैंने वहाँ भी पढ़ाया जब मैंने आपको क्लाइमेट चेंज की बात की थी, और मैंने कहा था ओजोन गुड होते हैं और बैड होते हैं। बैड ओजोन जो होता है जो नीचे की तरफ होता है एटमॉस्फेयर में, जिसको हम कहते हैं क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर, और जो उसके ऊपर का एरिया होता है उसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पर होता है गुड ओजोन। गुड ओजोन तो हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से नीचे बचाने की कोशिश करते हैं, और जो नीचे की तरफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होता है वो हमें मारने की कोशिश करते हैं, हमारे लिए इतने खतरनाक होते हैं, और वो यहाँ तक कि ग्लोबल वार्मिंग भी करते हैं, अस्थमा भी करते हैं, कार्डियक स्ट्रोक भी करते हैं, ओके। अब देखिएगा, तो ग्राउंड लेवल ओजोन का मतलब होता है, ये होता है बच्चा बैड ओजोन, यानी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन एक तरह से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल है, ये डायरेक्ट नहीं आता, ये कुछ चीज़ों के मिलने के बाद जाकर बनता है। तो this is the kind of example of secondary pollutants. According to new analysis of Center for Science and Environment (CSE) parts of Delhi NCR region witness ground level जो ओजोन है वो एक्सीड हो रहा है, सुनिएगा, बढ़ रहा है, यानी बैड ओजोन, नेशनल स्टैंडर्ड 87 आउट ऑफ 92 डेज बिटवीन मार्च एंड मई इन 2023, ठीक है। मतलब ये ऐसा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है मार्च से में जब 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 ट्रोपोस्फियर में ओजोन की मात्रा ओके जो होती है वो लगभग, पहले जो एवरेज था वो लगभग 87 दिन हुआ करता था, जो एम्बियंट लेवल से जो होता था उससे ज़्यादा इस बार बढ़ रहा है, अब 87 दिन से 92 दिन हो गया। मतलब ये कह लो कि ये कह लो टोटल 92 दिन मिलेंगे आपको मार्च से मई के बीच में, ओके, 3 मंथ के अंदर, और 92 डेज में कह रहे हैं 87 डेज। ये वैल्यू पता चली कि यहाँ पर का जो ओजोन का लेवल है, बैड ओजोन, वो दिल्ली में आपको ज़्यादा मिल रहा है, मतलब एम्बियंट लेवल से बियॉन्ड जा रहा है, जो चाहिए उसके ऊपर जा रहा है, जो रिकमेंडेड है। ओजोन एक्सीडेंट्स के पीछे क्या कारण है, तो डेफिनेटली अगर बात करें तो ग्राउंड लेवल ओजोन पॉल्यूशन जो दिल्ली NCR में, वो 2023 में वैसे देखा जाए तो कम हुआ है, पिछले 5 सालों में कम हुआ है, ठीक है। लेकिन जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा है, क्योंकि ये ड्यूरेशन देखो पूरे 92 दिन होते हैं, मई से मई में लेकर मार्च से मई में लेकर, लेकिन यहाँ आप 87 डेज पूरे 92 दिन में, सोचो तो ये खतरनाक है। भले 5 साल में इसका स्तर कम हुआ है लेकिन ड्यूरेबिलिटी बढ़ी है, 92 दिन में 5 ही 7 दिन तो कम रह गया ना, मतलब 5 ही दिन कम रहेगा, वो भी हो जाते 92 दिन में 92 दिन ओजोन, वो भी हाई लेवल मिल रहा है, जितना चाहिए रिकमेंडेड उससे ज़्यादा मिल रहा है, ये चीज़ है यहाँ पे। WHO एयर क्वालिटी गाइडलाइंस में क्या है, एम्बियंट ओजोन जो है ना वो 100 म्यूजी पर मीटर क्यूब एरिया में होना चाहिए, और वो भी 8 घंटे के अंदर हम उसको चेक करते हैं हर दिन में, ठीक है। अब भारत भी इसको फॉलो करता है, मैं आपको बता दूं भारत के जो AQIs में भी है, हम भी 8 घंटे के अंदर ही ओजोन को मेज़र करते हैं, ठीक है। बाकी सारे के सारे जो चीज़ें होती हैं 12 या मैक्सिमम 24 घंटे में मेज़र करते हैं सारी गैसेस, लेकिन यहाँ पर 8 घंटे में करते हैं, ओके। सो नॉट स्पेसिफिक टू द सीजन्स, फिलहाल देखें तो ऐसा नहीं है कि सीज़न पे ही डिपेंड करता है, ओके। जनवरी वगैरह में तो ओजोन का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, स्टैंडर्ड मल्टीपल स्टेशंस ऑन 26 डेज, लगभग इसकी संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। विंटर वगैरह में एक्सेसिव ओजोन लेवल होते हैं, उसके पीछे कारण कहीं ना कहीं फॉग वगैरह होता है,
ठीक है, दिल्ली एनसीआर एक्सपीरियंस द एक्सेस ओजोन लेवल उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम में, विंटर में काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। जनरली साउथ दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली और साउथ दिल्ली जनरली एरियाज़ में बात करें तो ग्राउंड लेवल ओजोन की मात्रा जनरली ज़्यादा आइडेंटिफाई की गई है। ओके, ज़्यादा आइडेंटिफाई की गई है। अब ग्राउंड लेवल ओजोन की अगर हम बात करें तो हम ट्रोपोस्फेरिक ओजोन की ही बात कर रहे थे, ना कि स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन की, ठीक है। और ये लगभग विद इन 2 माइल्स एबव द ग्राउंड है ना, तो पृथ्वी के सरफेस से लगभग 2 माइल्स हाइट तक एबव द ग्राउंड इस तरह की चीज़ें होती हैं। काफ़ी इरिटेटिंग गैस है, काफ़ी हाईली इरिटेटिंग गैस है ना, काफ़ी हाईली इरिटेटिंग गैस है। कौन? ग्राउंड लेवल ओजोन, इसको ध्यान देना। अब बात होती है बनता कहाँ से। देखो ये बनता कहाँ से मैं आपको बताऊँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड ले लो, ठीक है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, फाइन, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ले लो, और ये बन जाता है आपका ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ये है वो केमिकल रिएक्शन छोटा सा। अब एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड बहुत सारी चीज़ों से आता है, नेचुरल रीजन से भी आता है, एंथ्रोपोजेनिक रीजन से भी आता है। कोयले वाला जला लो, एंथ्रोपोजेनिक रीजन आ जाता है। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, तार जला लो ना, ये इलेक्ट्रिसिटी वायर होते हैं, प्लास्टिक वास्टिक इस तरह की चीज़ें, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं। और दिन के समय सन की लाइट होती है, ये चीज़ें मिलकर सनलाइट में ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनाते हैं। यही यहाँ पे लिखा हुआ भैया कैसे बनते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सन के लाइट के इफेक्ट में आता है, इसकी वजह से। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से आते हैं भैया? इंडस्ट्रीज से आते हैं। इतनी सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, वो इंडस्ट्रीज जो होते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकालते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इधर आइए। ओके, इम्पैक्ट क्या है? ठीक है, ह्यूमन हेल्थ, वेजिटेशन, इकोसिस्टम सबको प्रभावित करता है, पहली चीज। दूसरा, रिस्पिरेटरी इश्यूज, डैमेज ऑफ द क्रॉप्स, क्लोरोसिस हो जाती है भाई, पौधे के क्लोरोफिल मर जाते हैं, उनकी डॉर्फिजिंग हो जाती है, पौधे की हाइट छोटी हो जाती है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। इकोसिस्टम डैमेज करते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट क्या है? CSE, जिसके बारे में जो रिपोर्ट आया है, जिसको मैं लेके बात कर रहा था, एक पब्लिक इंटरेस्ट रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन है जो दिल्ली में है, आधारित है, और ये डिफरेंट तरह के रिसर्च वगैरह करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जिंदा रखने की कोशिश करता है भारत में, और कम्युनिकेट करता है अर्जेंसी ऑफ इक्विटेबल डेवलपमेंट्स, ठीक है, किस तरह के डेवलपमेंट वगैरह करने हैं, मतलब ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स के बेस पर आधारित है। तो और खासतौर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो पता लगाती हैं किस तरह की घटना जो है हमारे अगल बगल चल रही है, और हमें सुरक्षित भी रखते हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड द इन्वायरमेंट। आपको पता है पूरी दुनिया में जो हैवी व्हीकल्स हैं, ओके, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स मतलब बड़े बड़े साइज़ के जो ट्रक्स वगैरह होते हैं, इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और इस पर एक रिपोर्ट आया था, पब्लिश हुआ था, तो मुझे लगा कि एक बार बता देना चाहिए, क्या पता इनसे जुड़ा कोई क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए। सो यूज़ हैवी ड्यूटी व्हीकल्स एट द इन्वायरमेंट एंड द इन्वायरमेंट क्या है, आइए कुछ रिपोर्ट्स आपको बताता हूँ जो पब्लिश हुए थे। UNEP और क्लीन एंड क्लाइमेट, ये देखना, UNEP और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशंस, इनका एक रिपोर्ट आया है, जिन्होंने रिपोर्ट रिलीज किया है, और रिपोर्ट का नाम है यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स एंड द इन्वायरमेंट, अ ग्लोबल ओवरव्यू ऑफ यूज्ड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, ठीक है। ये सारा का सारा जो है एक्चुअल में 6th सेशन ऑफ UN इन्वायरमेंट असेंबली है ना के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट जो है उस पर डिस्कशन किया गया। पर हाँ, इसके पीछे है कौन? तो UNEP है, और क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोल्यूशन, CCAC है, ठीक है, इसको शॉर्ट में CCAC कहते हैं। CCAC पर वैसे UPSC में पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि भाई ऐसा है, जो हैवी ड्यूटी व्हीकल्स हैं, ठीक है, इनकी वजह से जो पोल्यूशन लेवल है वो बढ़ा है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द पोल्यूशन लेवल, जिसका कारण जो है हैवी ड्यूटी व्हीकल्स जो है 2000 से है ना बड़ी मात्रा में इनका उपयोग जो हुआ है, ठीक है। अब देखो, हैवी ड्यूटी व्हीकल्स होते हैं, लगभग ऐसा कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन इनकी वजह से लगभग 30% बढ़ गया है, ठीक है, और ये मेजर कंट्रीब्यूशन है इस एंथ्रोपोजेनिक कॉज में कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को बढ़ाने के लिए। जो बड़े बड़े साइज के ट्रक्स होते हैं, ये उनके पीछे कारण है। हैवी ड्यूटी व्हीकल्स की अगर हम कंट्रीब्यूट करें तो लगभग ग्लोबल एमिशन में लगभग 40% ऑन रोड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के सोर्स भी हैं। कितना शॉकिंग न्यूज़ आ रहा है कि जो बड़ी बड़े ट्रक्स और लॉरीज जो आपको चलते हैं, जिनको आप रात में देखते होंगे, पास होते हैं 10 बजे के बाद से, बाकी दिन के समय वो बाईपास से निकल रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें देखो, 30% CO2 एमिशन और लगभग 40% जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो इन ट्रकों से आ रहा है। मतलब क्या न्यूज़ आ रहा है, सोचिएगा, ठीक है। मतलब आप कभी सोच नहीं सकते कि किस किस लेवल पे कहाँ कहाँ पोल्यूशन हो रहा है,
ठीक है। अब देखिएगा, घरों के अंदर पोल्यूशन हो रहा है, बाहर भी पोल्यूशन हो रहा है। अभी मैं आपकी क्लास दे रहा हूँ, वहाँ भी पोल्यूशन हो रहा है। आप मेरी क्लास सुन रहे हैं, वहाँ भी पोल्यूशन हो रहा है। आप पे घर में एसी चल रहा है, वहाँ भी पोल्यूशन हो रहा है। आप पे घर में लाइट जल रही है, वहाँ भी पोल्यूशन हो रहा है। आप पे घर के अंदर ब्लोअर चल रहा है, तो वहाँ भी पोल्यूशन हो रहा है। मतलब मैं क्या बताऊँ, हर लेवल पे पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। ग्रोथ प्रोजेक्शन की बात करें तो देखो क्या कहा जा रहा है भैया, डबलिंग वर्ल्ड वाइड ट्रक एंड बस स्केल्स बिटवीन 2000 से 2015, मतलब 15 साल के अंदर जो ट्रक और बसेस की संख्या है वो पूरी दुनिया में, बात कर रहा हूँ मैं, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, यूएनईपी और सीसीएसी दुनिया की बात कर रहे है ना, वो बढ़े हैं, 2 गुना बढ़े हैं। ठीक है ना। तो ग्लोबल ट्रेड वगैरह का अगर देखो, जापान है, यूरोपियन यूनियन है, कोरिया है, कॉन्स्टिट्यूट नियरली 60% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट शेयर ऑफ बोथ न्यू एंड यूज्ड एचडीबीज। देख रहे हो, 60% पूरा जो एक्सपोर्ट मार्केट इनका संभालता है वो ट्रक वगैरह ही संभालता है। तो ठीक है भैया, इनके लिए एक अच्छा खासा रेगुलेशन इन्फोर्समेंट लाना होगा। अगर लैक ऑफ रेगुलेशन इन्फोर्समेंट रहेगा तो काफ़ी हद तक एसडीवीज वगैरह को जो उपयोग किया जा रहा है मेनी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, ये आगे चलकर और बड़े खतरनाक लेवल पे ही पहुंचने वाले हैं। इसलिए शुरुआत में ही हम लोग इन पर कंट्रोल करना शुरू कर दें तो ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ देखा जाए तो जो रेगुलेशन और कंट्रोल है वो काफ़ी कमज़ोर है। इन चीज़ों को लेकर पे इन्फोर्स करना होगा, जो कि ज़रूरी है। अब देखिए किस तरीके से इस रिपोर्ट्स के अंदर क्या क्या रिकमेंडेशन दिए गए हैं जो पूरी दुनिया में लोगों को अपनाना चाहिए। पहला, एंश्योर क्लीनर एंड सेफर यूज्ड व्हीकल्स। ठीक है, तो एक तो पूरी तरह से क्लीनर और सेफर व्हीकल्स को यूज़ करना होगा, इसका एक स्टैंडर्ड बनाना होगा जिससे बड़े लेवल पर पोल्यूशन ना हो, पहली चीज़। दूसरा, एमिशन स्टैंडर्ड और एज लिमिट्स बनानी होगी। कौन सा भाई, अगर एमिशन स्टैंडर्ड वगैरह नहीं बनाया जाएगा, जैसे BS6 को फॉलो करना होगा, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हो सकता है आगे चलकर आपको हाइब्रिड गाड़ियाँ लाई जाएँ, तो एमिशन स्टैंडर्ड, उनकी एज लिमिट भी होगी, गाड़ियाँ कितने दिन तक रहेंगी, यूज़ करेंगे। ठीक है, इंकरेजमेंट नहीं तो करना पड़ेगा। बेटर रेगुलेशन एंड यूज HBBs, है ना। प्रमोट अपटेक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी लाइक इलेक्ट्रिक बसेस ले आइए, ट्रक्स, वही जो मैं आपको बोल रहा था। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन फॉर सुपर पॉल्यूटेंट्स होना चाहिए, यानी जो शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स हैं जैसे मीथेन है, ब्लैक कार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, जो क्लाइमेट एक्शंस को बड़े लेवल पर प्रभावित कर सकता है या ह्यूमन हेल्थ को, उनको भी लेकर कुछ ना कुछ मेजरमेंट वगैरह अपनाना पड़ेगा, जिनको इनको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। अब CCAC है क्या? UNEP तो आप सब जानते हैं। CCAP जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में CCAP जो है एक तरह से इसमें लगभग 160 गवर्नमेंट यानी कंट्रीज़ हैं जो साथ साथ आते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और NGOs है, ये मिलकर CCOC को के पार्टनर्स हैं जो CCAC को मैनेज करते हैं। इसका काम यही है कि शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनको रिड्यूस किया जाए। शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट पॉल्यूटेंट क्या होता है? ये ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो थोड़े समय के लिए एटमॉस्फेयर में आते हैं लेकिन बहुत बड़े लेवल तक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे मीथेन को SLCP में भी रखा जाता है, जबकि मीथेन अगर देखो तो कहीं कहीं 1 से 2 डिकेड्स तक भी एटमॉस्फेरिक गैस के फॉर्म में रह सकते हैं और मैसिव एंड मैसिव इंफ्रारेड रेडिएशन को ट्रैप करके ग्लोबल वार्मिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ब्लैक कार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, स्ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, ये सारे के सारे अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज और एयर पॉल्यूशन दोनों के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो इसको काफ़ी हद तक फोकस्ड रहता है और काफ़ी हद तक एजेंडा वगैरह सेट करता है, मिटिगेशन एक्शन प्लान लाता है कंट्रीज़ के अंदर, जिससे इस तरह के पोल्यूशंस को काफ़ी हद तक कम करने का प्रयास किया जाए, डिफरेंट सेक्टर से जुड़ी हुई चीज़ें। सो CCAC टू रिड्यूस द शॉर्ट लाइफ क्लाइमेट एवलेंट, UNEP कन्वेंट इनिशिएटिव्स, इसको ध्यान रखिएगा। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। CCAC पर वैसे भी पहले UPSC में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, मैं आपको फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, प्लास्टिक पैलेट्स के बारे में। प्लास्टिक पैलेट्स एक्चुअल में है क्या? देखो कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पब्लिश होती हैं। प्लास्टिक पैलेट्स को आप नडल्स के नाम से भी जानते हैं। महाराष्ट्र में के जो बीचेस हैं वहाँ पर, है ना, वॉशिंग अप ऑन द बीचेस ऑफ द महाराष्ट्र, तो प्लास्टिक पैलेट्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में देखे गए, प्लास्टिक पैलेट इन एरियाज़ में। ठीक है ना। ये होते क्या हैं? तो 1 से 5 नैनोमीटर के माइक्रो बीट्स होते हैं, छोटे छोटे टाइनी प्लास्टिक्स, ओके, जो जनरली जो पेट्रोकेमिकल वगैरह कंपनीज होती हैं वहाँ से, है ना, वहाँ से ज़्यादा आपको मिलेंगे। जनरली प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ में एक रॉ मटेरियल के फॉर्म में इनको यूज़ किया जाता है। इनको बाहर से हम ले भी आते हैं। इनमें बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, पॉलीएथिलीन होता है, पॉलीप्रोपिलीन होता है, पॉलीस्टरीन होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। ये छोटे छोटे होते हैं जिनको हम प्लास्टिक पैलेट्स के नाम से जानते हैं। इन्हीं प्लास्टिक पैलेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले भी जाया जाता है और इन्हीं से बड़ी बड़ी चीज़ें प्लास्टिक की बनाई जाती हैं।
ओके, अब यही सारी चीज़ें अगर प्लास्टिक पैलेट्स वगैरह के पोल्यूशन देखे जाएंगे, ठीक है ना, इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। प्रोडक्शन फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, रिसाइकलिंग एक्टिविटीज़, ये कुछ समस्याएं हैं जिसकी वजह से प्लास्टिक पैलेट जो होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर में निकल कर आता है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, सबसे बड़े चैलेंजेस भी हैं इनकी साइज़ इतनी छोटी होती है कि इनको आइडेंटिफाई कर पाना इज़ नॉट ईजी टास्क, ठीक है। इनको बहुत जगह पे हम लोग यूज़ में लाते हैं, ठीक है। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, बीच वगैरह को फ्री करने के लिए जो इशू है महाराष्ट्र में, वो जो न्यूज़ आया था वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैरीन लेवल पे प्लास्टिक पैलेट पोल्यूशन के पीछे कारण क्या है? सबसे बड़ा जो कारण है वो आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है। सबसे बड़ा कारण आपको मिलेगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ठीक है ना। इंटरनेशनली मैरीन रूट से ही इस तरह के प्लास्टिक पैलेट्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजे जाते हैं। मेजर एक्सपोर्टर्स, मैंने आपको बोला, वही प्लास्टिक पैलेट, छोटे छोटे प्लास्टिक्स के दाने समझ जाओ, जिनका उपयोग हम लोग अलग अलग चीज़ों में करते हैं। तो प्लास्टिक एज मटेरियल के फॉर्म में नहीं आता, प्लास्टिक एक पैलेट्स के फॉर्म में आता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में। अब जहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है वो यूएस है, सऊदी अरबिया है, साउथ कोरिया है। इंडिया रैंक्स एज द 6th लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ प्लास्टिक पैलेट्स, जो बाकी दुनिया बनाती है और भारत इनको खरीदता है। इंपोर्ट डायनेमिक्स पर अगर हम बात करें, इंडिया इंपोर्ट द सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ प्लास्टिक पैलेट, जो जनरली वेस्ट एशियन कंट्रीज से लेते हैं हम। यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया से भारत सबसे ज़्यादा प्लास्टिक पैलेट्स खरीदता है। और क्यों नहीं, मैंने अभी आपको बोला, ये वही कंट्री है जहाँ पर आपको प्लास्टिक मिलता है, सॉरी पेट्रोलियम मिलता है। और प्लास्टिक का जो सोर्स होता है वो क्या होता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होता है। अब आपको थोड़ा सा हिंट मिल रहा होगा क्यों यही जगह है। मैरीन ट्रांसपोर्ट रूट ऐसा होता है जो कि जिनके द्वारा इस चीज़ों को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो वाटर में डेफिनेटली इनके मिलने के चांसेस होते हैं। कॉजेज ऑफ स्पिल्स, ये अक्सर देखा गया कि जो 80% ऑफ पैलेट जो स्पिल्स होता है वो जनरली लीकेज वगैरह हो जाता है प्लास्टिक इंडस्ट्री से, है ना। प्लास्टिक इंडस्ट्री से या फिर लीकेज हो रहा है या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो हो रहा है वहाँ से ये लगातार आते हैं। लेस देन 3% ऑफ दिस स्पिल्स को हम फिलहाल रिसाइकिल ही कर पाते हैं, वाइल रिसाइकलर्स कंट्रीब्यूट टू द लेस देन 3% ऑफ दिस स्पिल। मतलब इन सब प्लास्टिक इंडस्ट्रीज या ट्रांसपोर्टेशन पार्टनर से जहाँ से हम इस प्लास्टिक पैलेट्स को लाते हैं, वहाँ से जितना भी लीकेज होता है 80% पैलेट के स्पिल्स वहीं से होते हैं, ठीक है ना। 80% जितना भी स्पिल्स आ रहा है लीकेज वहीं से होते हैं, और 3% ही लगभग हम लोग रिसाइकिल कर पाते हैं। देख लो कितना शॉकिंग न्यूज़ है। ओके, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्लाउड सीडिंग की तरफ। क्लाउड सीडिंग को आप अलग भाषा में देखिए तो इसको आप आर्टिफिशियल रेन के नाम से भी जानते हैं। लिख देता हूँ मैं, आर्टिफिशियल रेन के नाम से भी जानते हैं। तो आइदर यू कॉल क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन। अच्छा टॉपिक है, ये हर साल न्यूज़ में रहता है और इट इज़ है ना एवरग्रीन टॉपिक, आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग। देखो ऐसा है कि अब आर्टिफिशियल रेन होता क्या है, इसको समझने के मैं आपको कुछ कंसेप्ट समझाता हूँ। आर्टिफिशियल रेन का मतलब ये नहीं होता कि हम ऊपर एरोप्लेन से ले जाके पानी गिराते हैं, बिल्कुल गलत है। आर्टिफिशियल रेन का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता ऊपर कोई हम पानी की टंकी बना रहे हैं, बिल्कुल गलत है। या किसी सेटेलाइट से फव्वारा गिरा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्टिफिशियल रेन का मतलब सिर्फ यही होता है कि जो नेचुरल क्लाउड्स हर दिन बनते हैं वो शाम तक आते आते कंडेंसेशन कर बारिश नहीं करते हैं। तो क्यों ना ऐसा करें, जो नेचुरल क्लाउड्स हर दिन बन रहे होते हैं, दोपहर के बाद बड़ी मात्रा में क्लाउड्स जो होते हैं ऊपर आसमान में इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन वो कंडेंसेशन ना होने से बारिश नहीं करते हैं, रात में फिर छट जाते हैं, फिर सुबह धूप की रोशनी होती है, जो पानी होता है वाइब्रेट करके क्लाउड बना रहा होता है। तो उन्हीं क्लाउड्स में कुछ हम ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसके द्वारा हम वहाँ से रेन करा दें, ये आर्टिफिशियल रेन कहलाता है। तो जनरली क्लाउड्स होने के बाद ही आप उनमें कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसके माध्यम से वो क्लाउड जो कि बारिश नहीं करने वाले थे वो बारिश कर जाते हैं। ये एक तरह से आर्टिफिशियल रेन या क्लाउड सीडिंग कहलाता है। क्लाउड सीडिंग करने के लिए हमें क्लाउड्स को समझना होगा। देखो क्लाउड जनरली जो आर्टिफिशियल रेन कराते हैं, दो तरह के क्लाउड्स होते हैं, समझना जरा। दो तरह के क्लाउड्स होते हैं, जैसे मान लो ये क्लाउड है बच्चा, है ना, ये मान लो क्लाउड्स है। क्लाउड दो तरह के होते हैं, एक होता है वार्म रेन क्लाउड, ठीक है, इट इज द क्लाउड। क्लाउड दो तरह के होते हैं, एक होता है जिसे हम कहते हैं वार्म रेन क्लाउड। पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ। एक जिसे हम कहते हैं वार्म रेन क्लाउड और दूसरा जिससे हम कहते हैं कोल्ड रेन क्लाउड। ओके, दूसरा जिससे हम कहते हैं कोल्ड रेन क्लाउड। वार्म रेन क्लाउड वो होता है जिनका टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, यानी ऐसे क्लाउड जिनका टेम्परेचर 1 डिग्री या 1 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, दे आर कॉल्ड एज अ वार्म रेन क्लाउड। और वो क्लाउड जिनका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से कम होता है उन्हें हम कहते हैं कोल्ड रेन क्लाउड। भारत में जनरली जो क्लाउड मिलता है वो कौन सा क्लाउड होता है? वार्म रेन क्लाउड होता है, ठीक है। क्या होता है? वार्म रेन क्लाउड होता है। ये हो गया क्लाउड्स। ओके, अब सुनो, इन क्लाउड्स में सील्डिंग कराने के लिए हमें डिफरेंट तरह के मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें इनका यूज़ किया जा सकता है जिनको हम क्लाउड सीडिंग मटेरियल्स के नाम से जानते हैं, जिनको हम कह सकते हैं क्लाउड सीडिंग मटेरियल्स के नाम से। पहले एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओ, क्लाउड सीडिंग मटेरियल्स के नाम से जानते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, जैसे मान लो हम सिल्वर आयोडाइड को यूज़ कर सकते हैं,
जैसे किसी एल्किल हैलाइड को यूज़ कर सकते हैं, एल्किल हैलाइड को यूज़ कर सकते हैं, जैसे ड्राई आइस को यूज़ कर सकते हैं। ये सब अलग अलग, ड्राई आइस को हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ें हैं जिनका हम उपयोग करते हैं। भारत में जो वार्म रेन क्लाउड होता है उन्हें मिलाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड को जैसे ही आप मिलाते हो, ये क्लाउड के अंदर क्या होता है? क्लाउड के अंदर बच्चा पूरा वाटर वेपर होता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्या मिलाते हो, जैसे आप यहाँ पर क्या मिलाते हो, इस तरह के जो सिल्वर आयोडाइड मिलाते हो, ये सारा का सारा जो वाटर वेपर होता है ना, ये सारा का सारा जो वाटर वेपर होता है उसको अपनी तरफ खींच लेता है, और खींच लेता है तो सेंटर न्यूक्लियाई की तरफ जाके सबके सब कंडेंस हो जाते हैं। और जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाता है, ओके, तो वो क्या बन जाता है? लिक्विड बन जाता है। लिक्विड भारी होता है, वो फटाफट गिरता है, वही क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन के नाम से जाना जाता था। एक बैकग्राउंड जो है मैंने आपको दे दिया है आर्टिफिशियल रेन्स पे। अब आइए बात करते हैं क्लाउड सीडिंग के बारे में। असल में देखो, क्लाउड सीडिंग के बारे में हम चर्चा क्यों कर रहा हूँ? अक्सर जब विंटर के समय में दिल्ली में पोल्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, दिल्ली हमारे देश का कैपिटल है, हमारे देश की जान है, ये हर किसी को समझ में आता है। तो दिल्ली में जब पोल्यूशन लेवल, एयर पोल्यूशन लेवल विंटर वगैरह में काफ़ी बढ़ जाता है, तो काफ़ी वैज्ञानिकों का ये कहना होता है क्यों ना उस ड्यूरेशन में हम लोग वहाँ क्लाउड सीडिंग कराकर बारिश करा दें। जैसे ही बारिश हो जाती है तो हवा में मौजूद जो सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं, जो एयर पोल्यूशन या हेल्थ के लिए नुकसान होते हैं, पेड़ पौधों के लिए नुकसान होते हैं, अन्य जीवों के लिए नुकसान होते हैं, वो प्रेसिपिटेट होकर ज़मीन पे ख़त्म हो जाते हैं, है ना, मतलब हवा से ख़त्म हो जाते हैं, और हवा बहुत सुहानी हो जाती है, या कह लो बड़ी लाइट हो जाती है। मैं बताऊं, बारिश के टाइम में मैं तो अपने विंडो खोल देता हूं, है ना, और आराम से हल्की हल्की हवा होती है, खुशबू होती है, मिट्टी की खुशबू होती है। आप समझ में कहना क्या चाह रहा हूँ? और एक अलग ही गांव का सुख मिलता है, ऐसा लगता है मुझे, गांव की मिट्टी पे जब वो बारिश की बूंदें गिरती है, उससे जो खुशबू निकलती है उस मिट्टी से, कमाल की खुशबू होती है। पता नहीं आप में से आप लोगों ने इसको फील किया होगा कि नहीं किया होगा, तो नीचे लिखिएगा ज़रूर, ओके, कमेंट बॉक्स में। अब आइए, क्लाउड सीडिंग्स तो अब आपको समझा दिया मैंने पूरा का पूरा कहानी, इसके पीछे पूरी कहानी क्या है। आइए, So researchers have explored the potential of cloud seeding as solution to mitigate the Delhi air pollution। मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन को दूर करने के इस तरह की चीज़ें की जा सकती हैं। चलो भाई, क्लाउड सीडिंग एक वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है, ठीक है, मौसम को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। आपको सारी कहानी समझ में आ चुकी है, जहाँ पर हम करते क्या हैं, प्रेसिपिटेशन को बढ़ाते हैं, जिसके लिए हमें कुछ उसमें सब्सटेंस को मिलाना होता है। हवा में जो सैचुरेटेड जो क्लाउड्स होते हैं वो बारिश करना शुरू करते हैं। इनमें जिन चीज़ों को मिलाया जाता है वो सिल्वर आयोडाइड हो सकता है, पोटेशियम आयोडाइड हो सकता है, सोडियम क्लोराइड हो सकता है, ड्राई आइड जिसको हम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अब देखो, कंडीशंस फॉर इफेक्टिवनेस क्या है? डेफिनेटली गाइस ये डिपेंड करता है क्लाउड सुटेबल टेम्परेचर कितना है। टिपिकली 10 से 12 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको मिल जाएगा। क्लाउड कवर शुड एम्पॉज एटलीस्ट 50% ऑफ टारगेट एरिया में, जहां पर बारिश करनी है वहां 50% एरिया तक क्लाउड होना चाहिए। क्लाउड फॉर्मेशन हिंडर बाय विंड स्पीड वगैरह पे डिपेंड करता है, कहीं ऐसा ना क्लाउड वहां से खत्म हो जाए। अगली चीज वहां के वेदर पे डिपेंड करता है, वहां की ह्यूमिडिटी जो है वो 75% से कम होनी चाहिए। इसको याद रखना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा अगर टेक्निकल जाता है, क्लाउड सीडिंग के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, तो कंडीशन फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ क्लाउड सीडिंग ये लिखा हुआ है, दिस में बी अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला जो है वहां पर जो सुपर कूल जो क्लाउड मस्ट बी कोल्ड एनफ टू कंटेन सुपर कोल्ड लिक्विड वाटर, ठीक है, मतलब क्लाउड इस लेवल का होना चाहिए जो कंडेंस होकर और सुपर कूल वाटर बनाने की क्षमता रखता हो, यानी कंडेंस होकर और वाटर बनाने की क्षमता रखता हो इस लेवल पर, वहां पर वाटर मतलब सॉरी क्लाउड जो होता है वो होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 फीचर्स यहाँ पे हैं भाई, याद रखना, इट इज़ अ वेरी गुड टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे हम बात करेंगे क्लाउड सीडिंग कितने तरह के होते हैं। क्लाउड सीडिंग कुल 3 तरह के होते हैं। पहला हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग, दूसरा डायनेमिक क्लाउड सीडिंग और तीसरा स्टैटिक क्लाउड सीडिंग। तो कुल 3 तरह के क्लाउड सीडिंग होते हैं। अब देखो, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है मॉइस्चर रिटेंशन। एक काम करो, कुछ सॉल्ट टाइप की चीज़ है ना, अगर आप क्लाउड पे मिला दो, ठीक है ना, या फिर कुछ इस तरह के कोई बम्बार्डमेंट टाइप की चीज़ें कर दो, जिससे वहाँ हीट और जो वाटर वेपर होगा वो सब कंडेंस होकर लिक्विड के फॉर्म में गिर जाएगा। यही वो फिनोमिना है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। यहाँ पे डिस्पर्सिंग द सॉल्ट्स, देखो साफ साफ लिखा है, थ्रू फ्लेयर्स या एक्सप्लोजिव इन द लोअर पोर्शन ऑफ द क्लाउड्स में अगर कर दो तो इसकी वजह से वहाँ पर रेन शुरू हो जाता है। ये हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग के फीचर होते हैं। जो डायनेमिक क्लाउड सिस्टम होता है वहां पर क्या करते हैं, वहां हम क्या करते हैं, हम जो एयर करंट्स जो क्लाउड्स के अंदर जो हवाएं होती हैं उनका वर्टिकल मूवमेंट बढ़ा देते हैं। तो वर्टिकल मूवमेंट से उनमें कंप्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इनकरेज द मोर वाटर टू पास थ्रू द क्लाउड्स, ठीक है ना। तीसरा स्टैटिक क्लाउड सीडिंग, एक्चुअल में जो मैं आपको अभी बढ़ा रहा था कि हम उनमें ले जाकर किसी चीज़ों को, है ना, क्लाउड जो है वो ऑलरेडी स्टैटिक अपनी कंडीशन में है, उसमें जाकर किसी केमिकल जैसे सिल्वर आयोडाइड इस तरह की चीज़ों को आप मिला दो तो वो कंडेंस होकर और रेन करना शुरू करते हैं।
कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, पोटेंशियल बेनिफिट कौन कौन से? तो ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ जो इंक्रीज द प्रेसिपिटेशन इन दिल्ली रीजन कराकर हम वहाँ पर पोल्यूशन के लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, इसके माध्यम से हम चाहें तो किसी जगह पे कोई स्टॉर्म्स वगैरह आ रहा है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लो ये हमारा एरिया है ना, जरा समझना, मान लो ये हमारा कोस्टल एरिया है और इधर से इधर स्टॉर्म आ रहा है, ठीक है, बड़ा तूफान चल रहा है। तो जब स्टॉर्म आता है तो उसके साथ क्लाउड्स भी आते हैं और जैसे ही क्लाउड बारिश कर देते हैं स्टॉर्म्स खत्म हो जाता है ना। और यहाँ पर आपको बताऊं, जब आप ज्योग्राफी में पढ़ा, वो टीचर पढ़ाएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवाएं चलती हैं और प्रेशर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आंधी तूफान चलते हैं। आप एक काम करो, पीछे की तरफ जो क्लाउड है ना, यहाँ पर आप सिल्वर आयोडाइड टाइप की चीज़ें मिला दो, ये पूरा का पूरा रेन हो जाएगा। तो ये क्लाउड्स, ये जो प्रेशर डिफरेंस है ना, वो कमज़ोर हो जाएगा। तो क्लाउड उतनी तेज़ी से, सॉरी, ये स्टॉर्म्स उतनी तेज़ी से जाएगा नहीं, जान माल की सुरक्षा भी हो सकती है। ये भी एक तरीका है। इवन यहाँ तक तो कहते हैं आर्टिफिशियल रेन कराकर चाइना ने अपने कई साल पहले अपनी जगह पर जो रेन हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ के फील्ड पर पानी काफ़ी गिर रहा था, को कंट्रोल भी किया था। लेकिन अभी कुछ ऐसे हादसे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दुबई वगैरह में आपने सुना होगा, जहाँ पर आर्टिफिशियल रेन कराकर वहाँ के जो नेचुरल रेन है, नेचुरल वेदर है, उसको डिस्टर्ब किया गया था, जिसकी वजह से वहाँ जो कई सालों में बारिश होती है वो एक ही दिन में बारिश हो गई थी। ये आपने सुना होगा घटना, जिससे वहाँ पर एक दुबई जैसी जगह पर इतनी बारिश हुई थी जो पहले कभी 2500-3000 सालों 50 सालों में नहीं हुआ था। वहाँ पर फ्लड जैसे कंडीशन हुए थे, काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। वही दुबई जो अपनी तरह से पूरे के पूरे दुबई को उन्होंने पूरा आर्टिफिशियल तरीके से डेवलप कर दिया है ना। अब जैसे जो नेचुरल वेदर आ रहे हैं, जो बारिश होकर आ रहे हैं, जो बारिश कहीं और होनी चाहिए थे वो अपनी जगह पे कर रहे थे, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। तो इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे करना या कर पाना, इट्स नॉट ईजी टास्क। इसके लिए भी बहुत सारे रिसर्च और डेवलपमेंट होने बाकी हैं। क्यों ऐसा ना हो कि आप किसी जगह पर फायदा करके अपनी जगह का ही कोई नुकसान करें। क्योंकि ऐसा सुनने में आया था, जब चाइना ने भी आर्टिफिशियल रेन किया था तो अगले कुछ सालों तक उनके यहाँ जो मौसम था, जो वेदर था, वेदर फिनोमेना काफ़ी चेंज हुआ था, ऐसा देखने को मिला था, जैसा वैज्ञानिकों का मानना है। चैलेंजेस वगैरह है, ठीक है, क्लाउड सीडिंग डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्लाउड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंटल कंडीशन क्या है, किस तरह के सीडिंग मटेरियल को उसमें मिला रहे हैं, ये चीज़ें आप समझ सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिवनेस को डिपेंड करता है, काफ़ी चीज़ें हाँ इवेल्युएट करने के बाद ही इस तरह की चीज़ों को यूज़, कहीं ऐसा ना हो उस तरह की उस जगह पर किसी तरह का प्रेसिपिटेशन होने पर, क्लाउड सीडिंग होने पर किसी तरह की कोई दिक्कत आए। तो बहुत सारे फैक्टर्स और चीज़ों को चेक करने के बाद इस तरह की चीज़ें वहाँ पर की जाती हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में कुछ समझाने की कोशिश की गई है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भाई ठीक है, ये क्लाउड्स हैं, है ना, इन क्लाउड्स वगैरह में, है ना, हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसा स्प्रे कर रहे हैं मटेरियल्स वगैरह को, और ये मटेरियल्स वगैरह जब यहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे करने के बाद ये सारी चीज़ें कंडेंस हो जाती हैं, बारिश हो रही है। एक ब्यूटीफुल सा पिक्चर था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। ये जो स्टार टाइप का पिक्चर है वो एक आइस क्रिस्टल को बताता है, इस तरह के स्ट्रक्चर सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल को बताते हैं, इस तरह का एरो जो है सुपर कूल टेम्परेचर को बताता है, वाटर को बताता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो इस पिक्चर से समझाने की कोशिश की गई। बाकी ऐसा कुछ नहीं, मैंने जो आपको शुरुआत में पिक्चर बना के समझाया था, इट वॉज एनफ फॉर द अंडरस्टैंडिंग। देखो अगले टॉपिक पे आते हैं, मरकरी कंटामिनेशन में। अगर पारे की बात करो तो पारा हमेशा ही प्रॉब्लमेटिक रहा है, वो आज की बात नहीं है, बहुत पहले से। और मरकरी की एक बीमारी है जिस पे स्टेट पीसेस से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, जिसको आप सब जानते हैं, मिनीमाटा। और जापान का एक एरिया है, बे, मिनीमाटा बे करके एक एरिया है, वहाँ पर ये मरकरी पोल्यूशन का बहुत बड़ा एक इंसिडेंस देखने को मिला था काफ़ी पहले। और बाद में चल के मिनीमाटा कन्वेंशन भी बनाया गया, और मिनीमाटा कन्वेंशन का मतलब यही है कि मतलब मरकरी को पूरी दुनिया से फेज़ आउट किया जाए। आपने देखा होगा पहले वो ना, हम लोग एक थर्मामीटर यूज़ करते थे, मरकरी होती थी उसमें, ठीक है। अब तो आजकल डिजिटल आ गया सारी चीज़ें, तो अब मरकरी को हटाया जा रहा है, क्योंकि जो लोग मरकरी वगैरह इस सब इंडस्ट्री में काम करते थे, दे गॉट एक्सपोजर अब मरकरी, तो काफ़ी उसकी दिक्कतें थी। तो मरकरी कंटामिनेशंस, नमनेस ऑफ न्यूरॉन वगैरह काफ़ी दिक्कत होती है इनमें। आइए उस पर बात करते हैं क्या है। जनरली कुछ न्यूज़ आते हैं जो ट्रॉपिकल बर्ड्स होती हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो बर्ड्स होती हैं, कहाँ कहाँ, सेंट्रल और साउथ अमेरिका में, उनमें मरकरी कंटामिनेशन का अच्छा खासा, है ना, इफ़ेक्ट देखा गया है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो आर्टिसनल एरिया है, जैसे जो ORLY वाला जो काम होता है, इसके अलावा जो गोल्ड के माइनिंग का प्रोसेस किया जाता है, वहाँ पर मरकरी का यूज़ किया जाता है। तो जनरली जो एरियाज़ में ये सारी चीज़ें होती हैं, उनसे नियर बाई जो एरियाज़ होते हैं, आउटस्कर्ट एरियाज़, ठीक है, वहाँ पर जो बर्ड्स वगैरह, उनको इस तरह का एक्सपोजर देखा गया है। मरकरी जनरली गोल्ड माइनिंग वगैरह में प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन हाँ, जो उस एरियाज़ के लोग होते हैं या जो बर्ड्स वगैरह हैं, उन एरियाज़ में जो
जीविकोपार्जन के लिए वहाँ पे डिपेंडेंट होता है अगर बगल के लिवलीहुड वगैरह में। तो इट लीड्स टू सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल एंड द हेल्थ रिस्क ड्यू टू मरकरी पॉल्यूशन। ठीक है, तो गोल्ड के एक्सट्रैक्शन के लिए मरकरी का यूज़ किया जाता है, ये चीज़ वैसे भी याद रखना, इट इज़ अ गुड क्वेश्चन फॉर योर पेपर। क्या पता आपके पेपर में कभी मरकरी के सोर्सेज पे क्वेश्चन बन जाए तो आप कह सकते हो हाँ ये भी एक सोर्स है। देखो मरकरी कॉन्सेंट्रेशन लगातार जो पक्षियों के अंदर बढ़ा है उसके बारे में जो रिपोर्ट आई है, और लगभग ऐसा कह रहे हैं कि जो 7 किलोमीटर ऑफ गोल्ड माइनिंग एक्टिविटीज़ जहाँ हो रही है उसके पास जो 7 किलोमीटर तक का एरिया है, उन एरियाज़ में जो बर्ड्स हैं उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन जनरली जो देखा गया उन एरियाज़ में वो 4 गुना ज़्यादा देखा गया इन कंपेरिजन टू अदर एरियाज़ में। क्योंकि जहाँ पर गोल्ड माइनिंग वगैरह जो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर जो मरकरी का यूज़ कर रहे हैं तो मरकरी का एक्सपोजर वहाँ के बर्ड्स वगैरह में पाया जा रहा है। और इसकी वजह से अगर देखा जाए तो ये भी आइडेंटिफाई किया गया है कि मरकरी वगैरह से बायोडाइवर्सिटी एमंग ट्रॉपिकल बर्ड्स इन द रिसेंट डिकेड्स जो कि इफ़ेक्टेड हुए हैं। हेल्थ इम्पैक्ट्स भी है, ये काफ़ी बोला, नंबरनेस वगैरह हो जाता है, जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, यहाँ की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो भी इफेक्ट होता है। ठीक है, दोनों में, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे वो बर्ड्स हो, अगर बोथ आर कमिंग अंडर द एक्सपोजर ऑफ इट। इवन इंडिकेटर ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ के फॉर्म में भी हम मरकरी को समझते हैं। एक्चुअली बर्ड्स जो हैं एक तरह का एक इंडिकेटर हम यूज़ कर सकते हैं, बर्ड्स की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहाँ पर एक सेंसिटिव इंडिकेटर जो इकोसिस्टम के लिए बन रहा है। ठीक है, तो बर्ड्स आर रिकॉग्नाइज एज अ सेंसिटिव इंडिकेटर्स ऑफ इकोसिस्टम हेल्थ, ओके, जो गोल्ड माइनिंग वगैरह के एरियाज़ में होता है और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स को वहाँ पर प्रदर्शित करता है। मरकरी के बारे में अगर हम बात करें तो मैंने आपको बोला कि ये ह्यूमन और बर्ड्स दोनों को इफ़ेक्ट डालता है और इससे बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम हेल्थ दोनों ही इससे नुकसान होते हैं, मतलब प्रॉब्लमेटिक होता है। मिनामाटा कन्वेंशन मैंने आपको बोला है, भारत भी इसका मेंबर है। ओके, भारत भी 2024-25 तक ऐसा कह रहा है कि मरकरी को पूरी तरह से फेज आउट कर दिया जाएगा। ठीक है, इवन मरकरी को देखा जाए तो इससे हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। ओके, ऑल्सो नोन एज अ क्विक सिल्वर। क्या पता आपके पेपर में आ जाए क्विक सिल्वर के कौन कौन से एप्लीकेशंस हैं। एक तरह का एलिमेंटल मेटल ही है, इवन इसको देखा जाए तो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में होता है। गोल्ड माइनिंग वगैरह में गोल्ड को किसी मेटल ओर वगैरह से अलग करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 2023 में पहली बार फर्स्ट टाइम इवन साइंटिस्ट ऑब्जर्व्ड दैट मैमल्स वेयर शोइंग द साइन ऑफ द मरकरी कंटामिनेशन नियर द पेरिवन गोल्ड माइनिंग हॉटस्पॉट। और ये आर्टिकल भी न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था, जो पेरिवन एरियाज़ है जहाँ पे गोल्ड माइनिंग होती है वहाँ पर मरकरी का इफेक्ट देखने को मिला था। ठीक है, मैमल्स वगैरह जो हैं स्तनधारियों वगैरह में मैमल्स के एक्सपोजर ये मरकरी के एक्सपोजर्स देखने को मिले थे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। बर्ड के पॉपुलेशन में मरकरी के इफेक्ट को लेकर जो सेंट्रल अमेरिका वगैरह का रिपोर्ट आया है ये है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ सफर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, है ना। अब ग्रेट बैरियर रीफ आप सबको पता है कि समुंदर के अंदर इस तरह के रीफ मिलते हैं, जैसे कोरल रीफ्स वगैरह है तो ग्रेट बैरियर वाले एरियाज़ में मिलता है, इसलिए इसको हम ग्रेट बैरियर रीफ्स कहते हैं। वो भी अगर देखा जाए तो हाल के दिनों में कुछ ऐसे रिपोर्ट आए हैं जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। अब ग्राउंड वाटर पोल्यूशन क्या है, देखो ज़मीन के नीचे जो लगातार पोल्यूशन हो रहा है, जैसे जो भी रेन वाटर है या कोई रेन हो रहा है, धीरे धीरे लीज डाउन करके नीचे वाटर टेबल में जा रहे हैं। ये वाटर टेबल में जो पानी के जो ज़मीन के नीचे या फिर पानी के नीचे जो वाटर टेबल है, ये नीचे जो ओशन का एरिया वहाँ से वहाँ की तरफ से ये उन एरियाज़ में आ रहे हैं। ठीक है, और वहाँ पर आ रहे हैं और इनमें अच्छा खासा नाइट्रोजन वगैरह की मात्रा बढ़ी हुई है जो कि खतरनाक है। ये कैसे हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। किसान जो है बड़े लेवल पे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर और बहुत सारे केमिकल का यूज़ खेतों में करता है, एवरीबडी नो वेरी वेल। वो धीरे धीरे लीज डाउन करके नीचे वाटर टेबल में चला जाता है। यही वाटर टेबल जो है आपके ज़मीन के नीचे भी और समुंदर के नीचे भी है या वाटर बॉडीज़ के नीचे भी है। नीचे के वाटर बॉडीज से ये पानी ऊपर की तरफ जब निकल कर आते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो नाइट्रोजन वगैरह वो वहाँ आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक ग्रेट बैरियर रीफ्स वगैरह को उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसा जो रिपोर्ट है जो आया है उसी बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो रिसर्चर्स, अब देखो यहाँ पे क्या है रिपोर्ट, उस बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, सो ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैराइन साइंस एंड CSIRO okay has revealed that the substantial portion of the dissolved inorganic nitrogen and the phosphorus in the water of the Great Barrier Reef area
ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अंडरग्राउंड रिसोर्सेस। ये मैंने बोला ना, अंडरग्राउंड रिसोर्सेस, ठीक है। जो अंडरग्राउंड रिसोर्सेस हैं जो वाटर बॉडीज़ के अंदर है ना, जैसे मैंने बोला ये लैंड है, इसको जरा ठीक से ना कंफ्यूज मत, ये लैंड है और ये वाटर बॉडीज़ है, ठीक है। लैंड के अंदर धीरे धीरे ये लीज डाउन करके यहाँ नीचे जो वाटर टेबल होता है, यहाँ जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम वगैरह है, सब लीज डाउन होकर यहाँ आता है। तो ये वाटर टेबल धीरे धीरे हर जगह होता है नीचे की तरफ। ये ओशन है, तो ओशन में अगर ये वाटर है तो ओशन में भी तो नीचे की तरफ, जो ओशन के नीचे जो ज़मीन है वहाँ पे भी तो ये वाटर सारे के सारे यहाँ पर है जो कंटामिनेटेड है, ये वाला यहाँ पे भी है। तो ये नीचे से निकल कर ऊपर जो आ रहे हैं लगातार, ये यहाँ पे जो बैरियर रीफ्स वगैरह है इनको इफेक्ट डाल रहे हैं। यही पूरी कहानी है, इसी को समझने की कोशिश करना। और ये जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन है ना, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है जो यहाँ वाटर के अंदर है, देखो वाटर्स ऑफ द ग्रेट बैरियर रीफ ओरिजिनेट फ्रॉम द अंडरग्राउंड सोर्सेस, ठीक है ना। अंडरग्राउंड सोर्सेस से होकर जो बाहर की तरफ आ रहे हैं ये सारे के सारे, ठीक है ना। या फिर ये कह लो कि इनको जब अंडरग्राउंड वाटर को आप ऊपर निकाल रहे हो, ठीक है ना, और इनको जब आप यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस की बढ़ी हुई मात्रा मिल रही है। वो भी जब आ रही है समुद्र वगैरह में, नदियों से होकर, तो यहाँ पर अच्छा ग्रेट बैरियर रीफ, ये रीफ वीफ कहाँ होते हैं, कोरल रीफ्स वगैरह, ये सेसाइल एरियाज में होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप ओशन में नहीं होते हैं। तो जब नदियाँ वगैरह आती है अपने साथ, जो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह लेकर आती हैं, तो वहाँ भी इनको प्रभावित करती हैं। वही रिपोर्ट है जो रिपोर्ट पब्लिश्ड हुआ है, ओके। और आपको बताऊं, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ डिजॉल्व इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड 2/3 ऑफ द डिजॉल्व इनऑर्गेनिक फास्फोरस, ठीक है, इन द रीफ्स वाटर आर एट्रीब्यूटेड टू द अंडरग्राउंड सोर्सेस, जो अंडरग्राउंड सोर्सेस की वजह से वहां पर आ रहे हैं। और उन एरियाज में ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की वजह से रीफ की जो मात्रा है ना, कोरल रीफ्स वगैरह, उनकी संख्या काफ़ी हद तक कम हो रही है। जो रिपोर्ट आया है आप देख लेना, ये एक अच्छा न्यूज़ है। रिसेंटली हाल में न्यूज़ में आया जिसके पीछे ग्रेट बैरियर रीफ्स की संख्या लगातार कम हो रही है। इसके पीछे क्या कारण है, तो आप कहोगे इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है, जो कि वाटर के फॉर्म में निकल कर आ रहा है, डिजॉल्व इनऑर्गेनिक फास्फोरस वगैरह, ये वहाँ पर इफेक्ट डाल रहा है। अब इसकी स्टडी मेथोडोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत ऐसा है नहीं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि नाइट्रोजन वगैरह जो है वो एक तरह से क्या है, वो एक तरह से फर्टिलाइजर्स भी है, ठीक है ना। वहाँ पर फर्टिलाइजर्स भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स की तरह भी काम कर सकता है। अब देखो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, स्टडी मैथोडोलॉजी, रेडियम आइसोटोप्स की मदद से ये स्टडी दी गई है ना। रेडियो आइसोटोप वाटर सैंपल्स फॉर द रेडियम आइसोटोप्स की मदद से ये स्टडी की गई, जहाँ से ये सारी चीज़ें पता चली। are traced of the path of contamination from the underground aquifers to coastal springs and underwater springs known as the wonky holes। इस तरह के वाटर जो नीचे की तरफ से समुद्र में आ रहे हैं, इनको हम वंकी होल्स की फिनोमिना भी कहते हैं। ये टर्म ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। द पॉल्यूटेंट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द फार्म्स, है ना, खेतों से, अदर लैंड बेस्ड एक्टिविटीज कैन टेक डिकेड्स टू परकुलेट थ्रू द अंडरग्राउंड, है ना। देखो धीरे धीरे कहाँ जा रहे हैं, ये अंडरग्राउंड में परकुलेट होकर चले जा रहे हैं और एक्विफर्स के अंदर, बिफोर इमर्जिंग एट द कोस्टल एरियाज आर विद इन द रीफ लगून इटसेल्फ, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हमने कई डिकेड से लगातार इस तरह की चीज़ों को यूज़ किया है, धीरे धीरे रिस कर ज़मीन के अंदर जा रहे हैं और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है जो वो क्रिएट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे, जैसे मान लो जो एल्गल ब्लूम्स है, ठीक है ना, जो उन पे भी इफेक्ट आ रहा है। कोरल्स ईटिंग जो स्टारफिश होते हैं उनकी संख्या में भी कमी आ रही है। मछलियों को भी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। यहाँ तक कि कह लो कि जो बैरियर रीफ्स की डाइवर्सिटी और जो इकोसिस्टम है पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है, पूरी तरह से उन पर प्रभाव पड़ रहा है। फिर वही बोलूँगा इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, जिसको आप इटलॉस के नाम से भी जानते हैं। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी क्या है, जरा समझना। यहाँ पर असल में क्या है, ये जो एक ग्रुप है ना, इनमें जो स्मॉल आइलैंड है उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया है और इनकी पूरी कोशिश है कि कोशिश ये करना है कि दुनिया के ओशन को बचाना है, ओके। जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लगातार उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, यानी समय के साथ जो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके हिसाब से ओशन में पड़ने वाले इम्पैक्ट को कम करना है, कंट्रोल करना है, जिसको लेकर स्मॉल आइलैंड वाले जो ग्रुप हैं, जो कंट्रीज़ हैं, जो स्टेट्स हैं, उनका एक कोएलिशन है जिसका नाम इटलॉस है, ठीक है ना। तो इटलॉस जो है ये ग्रुप है, देख लो, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ सी, एक हियर अ ग्राउंड ब्रेकिंग केस ब्रॉट बाय द कोएलिशन ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स एम टू प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स ओशन फ्रॉम द डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज, ये चीज़ लिखी गई है, ठीक है। तो इनका जो हियरिंग वगैरह है जो इटलॉस वगैरह के अंतर्गत हुआ है। इटलॉस अगर आपको बताऊँ सच में एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है, ठीक है ना।
ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल बॉडी है एक्चुअल में, जो अंक्लॉस के अंदर लाया गया है, जो अंक्लॉस 1982 में स्थापित किया गया है। अंक्लॉस यूनाइटेड नेशन की बॉडी है। इसका मेन काम यही है कि समुद्रों वगैरह की, सी वगैरह की सुरक्षा करना है। कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, यानी समुद्रों की सुरक्षा करने के लिए नियम कानून बनाता है, जिससे पूरी दुनिया में समुद्रों की सुरक्षा की जाए। क्योंकि आपको बताऊं, समुद्रों में जितनी जैव विविधता है, इतनी जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पृथ्वी पर भी नहीं है। लेकिन समुद्रों में अभी तक मुश्किल से 5% स्टडी हो पाई है। 95% स्टडी तो पता ही नहीं आज तक समुद्रों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जिसके मेंबर होते हैं, ये मिलजुल कर इसके लिए काम करते हैं, इसके प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। जो स्टेट पार्टीज होती हैं, ठीक है, जो अंक्लॉस की होती हैं, वो इसको मैनेज करती हैं। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट एंटरप्राइजेस और प्राइवेट एंटिटीज़ भी इसके मेंबर होते हैं, ठीक है। एक बात और बता दूं, इसका जो ट्रिब्यूनल्स जो है, इसका जो ट्रिब्यूनल है जहां पर कोई डिस्प्यूट या प्रॉब्लम होता है, उसको सेटअप किया गया है हैम्बर्ग, जर्मनी में। ओके, ये भी न्यूज़ में रहा है इटलॉस। अच्छा, अंक्लॉस पे वैसे भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा। अंक्लॉस पे यूपीएससी में पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या है पर्पज इसका? ठीक है, टेरिटरीज और द ग्लोबल मैराइन इन्वायरमेंट कैसे, किस तरीके से क्लाइमेट चेंज से प्रभावित हो रहा है, इन सारी चीज़ों पे स्टडी करनी है। इन सारी चीज़ों को, जो थ्रेट्स हो रहे हैं उनको बचाना है। पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल राइजिंग सी लेवल है ना, उस पर यहाँ पर सारे के सारे लोग मिलकर काम करते हैं। जो वेदर फिनोमेना जो चेंज हो रही है, उसको भी यहाँ ऑब्जर्व किया जाता है। और ओशन में लगातार बढ़ने वाले जो अम्लीयता है, एसिडिफिकेशन है, उसको भी यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। जो कि सारी की सारी एक्टिविटी जो होती है ह्यूमन के द्वारा, जो जलवायु परिवर्तन में जो भी चेंजेस किया जा रहा है, उसके हिसाब से होता है, ठीक है। इटलॉस के पहले बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको भी लाया गया था, जैसे लीगल रेमेडीज वगैरह, इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू मिटिगेट द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द मराइन इकोसिस्टम और कोस्टल कम्युनिटीज, इन पर भी काम हुए हैं, ठीक है। इटलॉस पे और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ लाई गई हैं। जो एक जुडिशियल बॉडी है जो यहाँ पर अपने निर्णय देती है कि किस तरीके से क्या क्या काम हो रहा है और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। सब कुछ सुपरविजन अंक्लॉस के अंदर आता है, और जो उसका जुडिशियल बॉडी है वो इटलॉस है। ये दो चीज़ें आप ढंग से ध्यान रखना। काम दोनों का एक ही है, लेकिन कोई डिस्प्यूट या प्रॉब्लम इस तरह का होने का इटलॉस ही करेगा, ठीक है ना। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। देखो, नाम खुद ही कह रहा है बायोगैस सिस्टम। और बायोगैस सिस्टम में जो गैसेस होती है, मेन गैस होता है बायोगैस सिस्टम में मीथेन, उसको हम कंप्रेस कर देंगे, और कंप्रेस कर कर फिर उसको हम एज अ फ्यूल की तरह प्रयोग में लाएंगे। जैसे मान लो पीएनजी वगैरह होता है, पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूटेड नेचुरल गैस कनेक्शन, जो घरों घरों में आता है, उसी तरह हम कंप्रेस नेचुरल गैस को करके, बायोगैस को करके, फिर उसको आगे आगे गाँव गाँव घरों घरों तक पहुँचाएंगे। बहुत सारे पर्पज इसके हो सकते हैं जो न्यूज़ में आया। ये चीज़ आप साइंस एंड टेक में भी कंसिडर करेंगे। ओके, तो साइंस एंड टेक में भी ये टॉपिक जो होगा वो कंसीडर होगा। बायो सीएनजी, जिसको हम बायो मीथेन कहते हैं, क्योंकि सीएनजी के अंदर जो मेन गैस जलती है वो कौन सी होती है? मीथेन होती है, ठीक है। ये गेम चेंजर है इंडिया में, अगर देखा जाए तो भविष्य में एज अ इंडियाज क्वेस्ट फॉर द क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन के फॉर्म में। क्योंकि बायोमीथेन का जो सोर्स होता है वो होता है बच्चा बायोमास या फिर काउडंग। इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं जो कि डिकम्पोजेबल होते हैं, है ना। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि डिकम्पोजेबल होते हैं, तो इनको हम डिकम्पोज करते हैं, ओके, विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जैसे मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वो इनको डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं कह सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे गैसेस बनते हैं, जैसे मीथेन, CO2, ये सारी की सारी चीज़ें। अगर हम बायो सीएनजी की बात करें तो एक सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है, और जो एनर्जी सोर्स जो मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल से मिलता है, जिसमें एग्रीकल्चर रेसिड्यूज आते हैं, फूड वेस्ट आते हैं, सी वेस्ट स्लज आते हैं। इन सब में बैक्टीरियल एक्टिविटी कराकर एनारोबिक प्रोसेस में, चैम्बर के अंदर, है ना, ये कराने पर यहाँ पर मीथेन का फॉर्मेशन होता है। इसीलिए बायो सीएनजी बायो मीथेन कह सकते हैं, क्योंकि बायोमास के डिकम्पोजेबल के बाद, बैक्टीरियल एक्टिविटी के बाद ये चीज़ें आती हैं। एक तरह से देखो तो पूरी तरह से वेस्ट मैनेजमेंट का एक तरीका भी है ये, जो बहुत सारे बायोवेस्ट जो बनते हैं उनको हम, जो मिलते हैं हमारे भारत में, उनको हम यूज़ कर सकते हैं पूरी तरह से रिन्यूएबल और सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स के रूप में। ओके, अब यहाँ बात करेंगे क्लीन बर्निंग फ्यूल के बारे में। देखो, ऐसा है, आपको बताऊं तो मीथेन जो होता है उसको जनरली आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बोल सकते हैं, क्योंकि मीथेन अच्छी तरह जलता है, और जो भी फ्यूल अच्छी तरह से जलता है वहाँ पर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत कम होते हैं, यानी वो सस्टेनेबल होगा। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि एक तरह से क्लीन बर्निंग फ्यूल भी है इन कंपेरिजन टू, अगर गैसोलीन या डीजल को आप कंपेरिजन करोगे तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मिलेगा। यहाँ पे कोई रिड्यूसिंग हार्मफुल एमिशन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर जैसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, इस तरह की गैसें नहीं होती हैं। इसका मतलब ये एयर क्वालिटी और इन्वायरमेंट को सेफ रखता है,
ठीक है, ये भी एक ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। आगे की तरफ आपको लिए चलते हैं, बायो सीएनजी से बेनिफिट क्या है। पहला क्या आपको बताऊं, मीथेन जो होता है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है किसी 1 ग्राम फ्यूल में जो फ्यूल जलता है और जिससे हीट या एनर्जी मिलती है उसको कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। और कैलोरीफिक वैल्यू अगर किसी फ्यूल से ज़्यादा मिलती है, इसका मतलब है इस फ्यूल के जलने से गाड़ी का माइलेज ज़्यादा होगा। तो यानी यहाँ पर आपको माइलेज ज़्यादा अच्छा मिलने वाला है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू अच्छी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट। तो किसी ट्रांसपोर्टेशन, पावर जनरेशन, हीटिंग, कुकिंग, हर जगह पर एक इफेक्टिव फ्यूल की तरह एक ऑप्शन है जो कि अवेलेबल है। दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि पोल्यूशन नहीं करता है, तो मिटिगेट एयर पोल्यूशन भी यहाँ पर होने वाला। तो इसका सीधा मतलब है कि इट विल नॉट क्रिएट एनी हेल्थ प्रॉब्लम टू द ह्यूमन और इन्वायरमेंट को। इसके अलावा तीसरी चीज इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, रूरल वगैरह एरियाज के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा ऑप्शन है। किस तरह की चीज़ों को जाकर वो जो लोकली जो अवेलेबल ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, इसकी मदद से ऑर्गेनिक वेस्ट रिसोर्सेज से वो मीथेन बना सकते हैं और उनके लिए एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी है, यानी प्रॉफिट ओरिएंटेड भी हो सकता है। और वैसे भी देखा जाए तो भारत जो है काफ़ी हद तक वो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है। हम अच्छी खासी मात्रा में जो पेट्रोल वगैरह होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, क्रूड ऑयल, वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं। इस तरह के अल्टरनेटिव ऑप्शन से हमारी डिपेंडेंसी बाहर के फ्यूल पर, इंपोर्ट जो है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी है वो काफ़ी हद तक कम होगी। यानी इंडिया विल बी अ सेल्फ रिलायंस इन द केस ऑफ फ्यूल प्रोडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस है जहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है बायोगैस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखो 4 प्रोसेस होता है बायोगैस में, जहाँ लिखा गया है। पहला प्रोसेस जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक प्रोसेस, दूसरा जिसको हम कहते हैं एसिडोजेनेसिस प्रोसेस, तीसरा एसिटोजेनेटिक प्रोसेस और चौथा मिथेनोजेनिक प्रोसेस। फिलहाल इतना नहीं जानना है, आप सिर्फ ये जानिए पहले हम बायोमास को लेते हैं। बायोमास में कुछ भी हो सकता है, किसी पेड़ वगैरह में। बायोमास में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। पहले जब उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो उसका शुगर, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड निकल आता है। मतलब कहने का मतलब है हाइड्रोलिटिक प्रोसेस से कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है, कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज बदल जाता है, जो प्रोटीन होता है अमीनो एसिड बदल जाता है, जो फैट होता है वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड वगैरह में बदल जाता है। पहला प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिटिक, है ना। हाइड्रोलिटिक के बाद अगला होता है एसिडोजेनिक प्रोसेस, यानी कहने का मतलब है ये शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड जो होते हैं वो वॉलेटाइल फैटी एसिड या H2CO2 और एसिटिक एसिड इस तरह की चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इन्हीं चीज़ों से फिर क्या होता है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वो इसको कन्वर्ट करके बायोगैस यानी मीथेन और CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं। CO2 तो नहीं जलता, लेकिन मीथेन जो होता है वो जलता है। ये प्रोसेस है, करना कुछ नहीं होता है, एक सीधा कंटेनर ले लो, है ना, कंटेनर ले लो, तो कंटेनर ले लो, इसके अंदर काऊ डंग डाल लो और काऊ डंग के साथ इक्वल अमाउंट पे वाटर डाल लो। काऊ डंग के अंदर ऑर्गेनिक वेस्ट भी होता है और काऊ डंग के अंदर बैक्टीरिया भी होता है। जैसे ही इसको ढकोगे, बैक्टीरिया जो होता है एनारोबिक होता है क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाती है, और जो बैक्टीरिया काऊ डंग के अंदर होता है वो काऊ डंग के अंदर के ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करना शुरू करता है। काफ़ी पढ़ाया है मैंने एनर्जी वाले चैप्टर में, साइंस एंड टेक में। यहाँ गैस का फॉर्मेशन होता है और ये जो डोम होता है उठना शुरू हो जाता है, और फिर इसी गैस को हम यहाँ से लेकर फिर उसको ले जाके चूल्हा वूल्हा जलाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो गैस निकल रहा था उसमें मीथेन की मात्रा अच्छी खासी होती है और मीथेन जो होता है वो जलता है। तो ये छोटा सा एक प्रोसेस है। अगर कोई पूछे कि बायोगैस प्रोडक्शन में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो पहला प्रोसेस हाइड्रोलिसिस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना, एसिडोजिनोसिस, एसिड में फॉर्मेशन होना, एसिटिक एसिड में फॉर्मेशन होना, और फिर मिथेनोजेनिक प्रोसेस, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं अंत में, या सीधे कह लो यहाँ पर सीधा किसी बायोमास से कुछ बैक्टीरियल एक्टिविटी कर बायोगैस बनाया जाता है। इस प्रोसेस वगैरह पे दिमाग मत लगाइए। गवर्नमेंट विजन अगर बायो सीएनजी को लेकर तो बहुत सारे हैं, जैसे भारत सरकार कह रही है कि भाई हम ना ये कंप्रेस बायोगैस ब्लेंडिंग ऑब्लिगेशन लेकर आएंगे, और जो हम बाहर कंट्री वगैरह से लिक्विफाइड नेचुरल गैस वगैरह इंपोर्ट कर रहे हैं, जो दूसरे कंट्री से ला रहे हैं, उसकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। हम लोग खुद अपना ही बायोगैस से मीथेन वगैरह बनाकर पीएनजी सप्लाई से हर जगह पे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अभी क्या हो रहा है, भारत रशिया से, अन्य कंट्री से गैसेस को खरीद रहा है, तो नहीं खरीदने की जरूरत पड़ेगी। और एक बात और बताता हूँ, अगर हम आज गैस को अपने ही कंट्री में बायोमास सिस्टम से बना लें और जो बाहर से क्रूड ऑयल वगैरह को इंपोर्ट कर रहे हैं उसको कम कर दें, तो कहीं ना कहीं जो नेट जीरो की तरफ भारत कह रहा है 2017 तक जाएगा, 70 तक जाएगा, उसमें भारत को काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, क्योंकि सीएनजी में किसी भी तरह का कोई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन उतना नहीं होता जो पेट्रोल और डीजल करते हैं।
फाइनेंशियल सपोर्ट भी है। गवर्नमेंट को क्या है, इन चीज़ों को खरीदने के लिए, दूसरी जगह से लेने के लिए अपना पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि भारत में लगभग 70% के आसपास क्रूड ऑयल जो होता है दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो जब आप इंपोर्ट करते हैं तो खरीदने के लिए आप पैसा देते हैं, तो आपका पैसा कम होता है फॉरेक्स रिजर्व का। एक वो भी ऑप्शन है आपके लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंस की तरह गवर्नमेंट को काम करेगा। पॉलिसी गाइडलाइन, समय के साथ साथ भारत इसमें नए नए पॉलिसी और गाइडलाइंस भी बनाता है, जिसकी वजह से ये बायोगैस सिस्टम एक तरह से एक वायबल ऑप्शन, एक अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरह फ्यूल के फॉर्म में देखी जा सकती है। आपको बताऊं, गोवर्धन स्कीम करके सरकार ने लॉन्च किया। ये न्यूज़ आज से 4 से 5 साल पुरानी है। और सबसे पहले इंदौर में क्या हुआ था आपको बताऊं, इंदौर वैसे भी स्वच्छता का नंबर 1 सिटी माना जाता है पूरे भारत में, लगातार 5 साल से वो ऐसा ही बना हुआ है। ठीक है, इंदौर वगैरह में न्यूज़ आता होगा, इंदौर में ऐसा सुनने में आया है कि 50% वहाँ पे जो बायोमासेस होते हैं उससे मीथेन बनाकर वहाँ की सरकारी बसें चलाई जाएंगी, और 50% जो बायोगैस सिस्टम से जो मीथेन बनाया जाएगा वहाँ पर, वो किससे बनेगा, पूरे शहर के कचड़े से, उसको सरकार बेचेगी भी। ठीक है, तो वो उस तरह की चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं वो बायो CNG के प्रिंसिपल पर ही बेस्ड हैं। और इंदौर अपने आप में बहुत ही यूनिक शहर भी है। हो सकता है कुछ बच्चे इंदौर वाले मुझे सुन भी रहे हों। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। ये ऐसे ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होते हैं जो डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो जैसे होते हैं उसी फॉर्म में मिट्टी के अंदर या वाटर के अंदर पड़े रहते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये चीज़ें मिट्टी से रिस कर लीच डाउन होकर नीचे वाटर टेबल में जाते हैं। तो परसिस्टेंट का मतलब एज इट इज। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो पोल्यूशन के फॉर्म में वहीं पड़े रहते हैं, इन्हीं को हम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं। क्या है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, मैंने आपको बता दिया, ऐसे केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो रिमेन इंटैक्ट इन द इन्वायरमेंट, जैसे होते हैं वैसे ही पड़े रहते हैं और लंबे समय तक पड़े रहते हैं। और पूरी दुनिया में लगातार इनमें एक्यूमुलेटिंग द फैटी टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लगातार इनकी मात्रा जीवों के अंदर ज़्यादातर एक्यूमुलेट हो रही होती है, और ये बायो मैग्निफिकेशन या बायो एम्प्लीफिकेशन के कारण भी बनते हैं। ओके, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, लाइपोफिलिक नेचर के हो सकते हैं। लाइपोफिलिक का मतलब होता है कुछ फैटी टिश्यूज होती हैं जो बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इनका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ तक देखा गया लगभग 70,000 गुना ज़्यादा होता है ना, जो मतलब देखा गया, मतलब ओवरऑल इनका रिसर्च किया गया तो इनमें 70,000 गुना तक ज़्यादा देखा गया नॉर्मल लेवल से। और बायो एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कि लगातार जो फिशेस होते हैं, बर्ड्स होते हैं, मैमल्स होते हैं, ह्यूमन होते हैं, फूड चेन के थ्रू लगातार जीवों के शरीर के अंदर, टिश्यू के अंदर लगातार इकट्ठा होते चले जाते हैं, इसी को बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। और आगे चलकर ये बॉडी के अंदर किसी भी तरह का रिएक्शन करते हैं, जो कैंसर वैंसर टाइप का कुछ भी आप कह सकते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स होते हैं जो क्रिएट होते हैं। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को लेकर स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था, जहां पर यह बात कही गई थी कि हम इस तरह के केमिकल सब्सटेंस का प्रयोग नहीं करेंगे जो पर्यावरण में डिकम्पोज नहीं होते हैं और बॉडी के अंदर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं पूरे फूड चेन सिस्टम के अंतर्गत। इस कन्वेंशन को रेटिफाई किया गया था, अगर मैं बताऊं आपको, 2006 में, जबकि ये फोर्स में आया था फिलहाल मई 2004 में। यानी कह लो कि ये रेटिफाई 2006 से कह लो ये प्रभावी है, जबकि पहली चर्चा जो हुई थी 2004 में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें और आपको बता दूं, अगर मैं आपको बताऊं परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के बारे में, जो कि हेल्थ और वाइल्ड लाइफ के लिए खतरनाक है, बहुत से तरीके से नुकसान करता है। जैसे बॉडी में म्यूटेशन करके कैंसर कर सकता है, शरीर के नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम को बर्बाद करता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बर्बाद करता है। जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स और जो चिल्ड्रंस होते हैं, इनके भी विकास में काफ़ी हद तक बाधा क्रिएट करता है। इवन ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी के बारे में बात करें तो ये एक फाइनेंशियल बॉडी है। ठीक है, ये एक फाइनेंशियल बॉडी है जो स्टॉकहोम कन्वेंशन के मुद्दे को भी सपोर्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, आपको बताऊं तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फाइनेंशियल मदद करता है। तो कहीं ना कहीं स्टॉकहोम कन्वेंशन में भी उसके मुद्दे से जुड़े हुई जो चीज़ें होती हैं उनका फाइनेंशियल असिस्टेंस भी यहाँ से होता है। 2 सिमिलर ट्रीटी है, बासेल और रॉटरडम भी, वो आपको मैं बता दूँ। ठीक है, देखो स्टॉकहोम के साथ साथ बासेल जो होता है उसका सीधा जो कन्वेंशन, उसका मतलब है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल्स आर नॉट अलाउ। मतलब ऐसा होता है जैसे मान लो कोई अमीर कंट्री है तो अपने यहाँ जो हार्मफुल कचड़े वचड़े होते हैं उसको ले जाकर किसी दूसरे जो गरीब और कंट्री होगा उसमें ले जाकर डंप कर देगा, नहीं अलाउ है। नहीं तो पता चले गरीब कंट्री अफ्रीका ऐसे ही भूखे सब मर रहे हैं, अमेरिका कहेगा चलो तुम अपने यहाँ हमारे हार्मफुल केमिकल को दबा लो ज़मीन के नीचे और हमसे इतना $1 बिलियन ले लो। ठीक है, बेचारे खाने के चक्कर ठीक है अलाउ है कर लो, नहीं ऐसा नहीं अलाउ है, क्योंकि बासेल कन्वेंशन में इस तरह की रोकथाम, इस तरह की चीज़ों की, इस तरह की एक्टिविटी को चेक किया जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी
खतरनाक हो सकती हैं। पहला चीज, रॉटरडम कन्वेंशन क्या है? रॉटरडम कन्वेंशन क्या है कि प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट करना पड़ेगा। कोई भी हजार्डस केमिकल या वेस्ट अगर एक कंट्री से आप दूसरे कंट्री में ले जाते हैं, है ना, तो आपको उनको बताना पड़ेगा कि जो केमिकल है ये केमिकल कौन सा है, इससे कौन सा खतरनाक मतलब क्या इफेक्ट हो सकता है, कितनी मात्रा में कहाँ यूज किया गया था, क्या प्रॉब्लम हुई थी, आपको सारे इंफॉर्मेशन देने पड़े। क्योंकि इस तरह की चीजें अगर कन्वेंशंस नहीं होंगी, ठीक है, स्टॉकहोम तो आपने यहाँ देखा परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है, और इसके अलावा बासेल और रॉटरडम, ये सारे के सारे कन्वेंशन कहीं ना कहीं आपको और इन्वायरमेंट सबको सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। ये सब ध्यान रखना, ये सारे के सारे कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। बासेल कन्वेंशन 2012 के आसपास, 11-12 के आसपास तो मेन से भी पूछा गया था, और ये टॉपिक्स हमेशा ही एवरग्रीन टॉपिक है, ऑलवेज इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो स्टॉकहोम, बासेल और रॉटरडम, यहाँ तीन चीजें मैंने बता दी। पूरा टॉपिक जो था, पर अब यहाँ पे कीवर्ड्स है। स्टॉकहोम परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से जुड़ा हुआ है, बासेल कन्वेंशन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड डिस्पोजल से जुड़ा हुआ है, और रॉटरडम कन्वेंशन प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट से जुड़ा हुआ है। ये तीनों के अपने कुछ कीवर्ड्स हैं, उनको याद रखिएगा, आपका टॉपिक कभी गलत नहीं होगा। इनसे अगर कोई भी क्वेश्चन बेस होगा अगर यूपीएससी पूछता है तो। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, लाइट पोल्यूशन के बारे में। ये एक नई चीज़ है, नई फिनोमेना है, और ये भी कोई आज का इशू नहीं है, पिछले 3 सालों से न्यूज़ में रहा है, पर यूपीएससी ने अभी तक लाइट पोल्यूशन पे कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। एक प्रकाश से भी प्रदूषण होता है। अब आप पूछोगे प्रकाश प्रदूषण क्या होता है? देखो, प्रकाश प्रदूषण क्या होता है, आसमान में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे मैसिव एंड मैसिव लाइट्स वगैरह जनरेट होती है, जो काफ़ी पक्षियों के लिए, काफ़ी जानवरों के लिए, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के लिए खतरनाक होता है। इन्हीं को लाइट पोल्यूशन का नाम दिया जाता है। अब light pollution refers to the excessive, misdirected या obsessive artificial light that disrupt the natural darkness in the night sky। तो रात के समय एक रात्रि होनी जरूरी होती है, जो कि एक बायोलॉजिकल क्लॉक का हिस्सा होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन का और बाकी जीवों का अपना एक बायोलॉजिकल साइकिल चलती है, जिसको आप बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं या फिर सर्केडियम रिदम्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें जो डिस्टर्ब होती हैं, उसके पीछे जो रीजन होता है वो काफी कुछ है। अब जैसे क्या है, इट ऑब्स्ट्रक्ट द स्टार लाइट्स, जो तारों की रोशनी है उसको प्रभावित करता है, इंटरफियर एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च जो ऊपर हो रहे हैं, इकोसिस्टम को प्रभावित करता है, और काफ़ी हद तक देखो तो जो स्वास्थ्य है और जो वेस्ट एनर्जी है ना, उसको भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ पर होता क्या, की एस्पेक्ट ऑफ लाइट पॉल्यूशन, एक तो डाइवर्जेंट लाइट एमिशन और एक रिफ्लेक्शन। ये कुछ ऐसे फिनोमिना है जिनकी वजह से लाइट पॉल्यूशन का केस जो है वो देखा जाता है। ठीक है, भारत में अगर इसके हम कंडीशन को देखें, सिचुएशन को, 19.5% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन एक्सपीरियंसेस स्काई ग्लो फिनोमिना। अब स्काई ग्लो फिनोमिना क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। ओके, इस फिनोमिना में होता क्या है, स्टिमुलेट आवर कोन सेल। ठीक है, हमारे आंख के अंदर का जो कोन सेल होता है काफी स्टिमुलेट हो जाता है, जिससे, है ना, ये सारी चीज़ होती है। टिपिकली एक्टिव इन द वेल लिट इन्वायरमेंट आर ड्यूरिंग द डे। मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में स्काई ग्लो कंडीशन क्या होता है। स्क्रीन पे देखो, यहाँ पर मैंने कई तरह के लाइट पोल्यूशन आपके सामने बताने की कोशिश की है। पहला जिसको कहते हैं ग्लेयर, दूसरा जिसको कहते हैं स्काई ग्लो, तीसरा जिसे कहते हैं लाइट रिस्पांस, और चौथा जिसे कहते हैं क्लटर। क्या होता है ग्लेयर? ग्लेयर जो होता है एक्सेसिव ब्राइटनेस होता है, दैट कॉजेज अ विजुअल डिस्कम्फर्ट, जिससे आपको देखने में दिक्कत होती है, उस फिनोमेना को हम ग्लेयर कहते हैं। लाइट पोल्यूशन का एक एग्जांपल। स्काई ग्लो, ब्राइटनिंग ऑफ द नाइट स्काई ओवर द इनहैबिटेड एरियाज। ठीक है ना, इनहैबिटेड एरियाज में जो ब्राइटनिंग ऑफ द नाइट होती है, फिनोमेना जो स्काई में दिखता है, उसको हम स्काई ग्लो कहते हैं। लाइट रिपास, लाइट फॉलिंग वेयर इट इज नॉट इंटेंडेड और नीडेड, जहां पर लाइट गिरती है ना, उस जगह को लाइट रिस्पास कहते हैं, जहां पर उसकी जरूरत नहीं होती है। क्लटर क्या होता है? ब्राइट, कंफ्यूजिंग एंड एक्सेसिव ग्रुपिंग ऑफ लाइट सोर्सेस को हम क्लटर कहते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको किसी शहर वहर में मिल सकती है। अच्छा, आप एक चीज़ और देखो, लाइट पोल्यूशन के पीछे कारण ये भी है, आज जो आप मॉडर्न सिटीज़ में जाते हैं, दिल्ली वैली देख लो या मुंबई में देख लो, रात को इतने जगमग जो लाइट्स आप जलाते हैं ना, ये भी काफ़ी हद तक एक तरह का लाइट पोल्यूशन ही है, जो एक नए एस्पेक्ट में देखा गया, जैसे बहुत सारे नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, है ना, पेड़ पौधों को भी उसका नुकसान होता है, जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब करते हैं। यहाँ पर देखो कुछ केसेस हैं जो दिखाए गए हैं, कुछ रिसर्च है। 2022 लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन क्रिएटेड द हेनले डार्क स्काई रिजर्व्स, द फर्स्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई रिजर्व्स इन इंडिया, जो बनाया गया, रिजर्व्स बनाया गया। क्या है ये HDSR जो है, हेनले डार्क स्काई रिजर्व्स जो है, वहां पे 6 हैमलेट विद इन द
चैंगतेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बनाए गए हैं। ये रिजर्व्स हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द स्काईज डार्क, ये स्काई को डार्क बनाकर जो रखते हैं, पर्टिकुलरली फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरीज लोकेटेड इन द एरिया। ठीक है, एक्चुअल में इसका पूरा का पूरा काम होता है इस जगह पर जो हम स्काईज डार्क कंडीशन बना के रखते हैं, इसके पीछे कारण ये होता है क्योंकि वहाँ पर डिफरेंट तरह के एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च किए जाते हैं। तो मान लो किसी अनुसंधान के लिए आप स्काई को ऑलरेडी आप निगेटिव बना के रखते हो, मतलब लाइट बिल्कुल ना अंधेरा बना के रखो, जो कि नेचुरल लाइट्स आती है उसको भी रोक दो, तो वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह है, वहाँ पर जो भी जीव जंतु होते हैं उनको भी रात्रि चाहिए, उनके बायोलॉजिकल क्लॉक में डिस्टर्बेंस हो सकता है, कि ये चीज़ बताई जा रही है। डार्क स्काई रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, स्काईज डार्क का मतलब क्या होता है, फ्री फ्रॉम द लाइट पोल्यूशन, एक ऐसा एरिया जिसको पूरी तरह से लाइट पोल्यूशन से फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर ये चीज नहीं बनाई जाती यहां पर, तो यहां पर जो जीव जंतु रह रहे हैं उन सेंचुरीज में, उनको लाइट का इफेक्ट होता, तो उनको बचाने के लिए, ठीक है, ये इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री है जो बताने की कोशिश कर रहा है कि बचाया जा रहा है। इसी तरीके से पब्लिक या प्राइवेट लैंड प्रोसेसिंग एन एक्सेप्शनल आर डिस्टिंग्विश क्वालिटी ऑफ स्टारी नाइट्स एंड द नॉक्टर्नल इन्वायरमेंट दैट इज स्पेसिफिकली प्रोटेक्टेड, है ना, इस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं स्पेशली। ठीक है, और ये जरूरी है साइंटिफिक, नेचुरल, एजुकेशनल, कल्चरल हेरिटेज एंड आर पब्लिक एंजॉयमेंट, ये सारी चीजें हैं जो डार्क स्काई रिजर्व्स के फॉर्म में जरूरी हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखना ये कुछ चीजें हैं जो रिसर्च का पार्ट। अब देखो यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की गई है कि आर्टिफिशियल लाइट या लाइट पॉल्यूशन किस तरीके से इफेक्ट डालता है ओके जनजीवों को। तो एक तो मेलाटोनिन हाइपोथेसिस है ना, मेलाटोनिन हाइपोथेसिस, ठीक है, जिससे आपकी बॉडी में जो सर्केडियम रिदम है उसका डिसरप्शन होता है, सोने में दिक्कत आती है। ठीक है, मेलाटोनिन वगैरह का तो आप अपने आप को लेजी फील करते हैं रात्रि के समय। स्लीप डिसरप्शन या हाइपोथेसिस, स्लीप डिसरप्शन हाइपोथेसिस मतलब सोने में दिक्कत आती है, अगर इस तरह की लाइटिंग होती है तो मेलाटोनिन वगैरह का फॉर्मेशन। इफ और मेलाटोनिन हाइपोथेसिस क्या कहता है, ठीक है, एक मेलाटोनिन हाइपोथेसिस कहता है इनहिबिशन ऑफ मेलाटोनिन सिंथेसिस, जो कि पैथोलॉजीज है ना, बीमारी उमारी भी कॉज करेगी। ठीक है ना, और बायोलॉजिकल रिदम्स वगैरह डिसिंक्रोनाइज कर दिया जाता है। ये सारी की सारी एक लाइन में सुन लो, मेलाटोनिन हाइपोथेसिस, सर्केडियम डिसरप्शन हाइपोथेसिस और स्लीप डिसरप्शन हाइपोथेसिस, ये तीनों की तीनों प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि लाइट पोल्यूशन से होती हैं। ठीक है, मेलाटोनिन हाइपोथेसिस कहता है कि मेलाटोनिन का फॉर्मेशन बंद हो जाता है, तो रात्रि में आदमी जो लेजी होता है, सोने की कोशिश करता है, बॉडी की बीपी सब कुछ एकदम लो हो जाता है, वो यहाँ पर नहीं होगा, तो हाइपर टेंशन टाइप की बीमारी हो जाएगी। सर्केडियम डिसरप्शन बायोलॉजिकल रिदम है, रात्रि के समय बॉडी को सोना, रेस्ट करना, ये सारी एक्टिविटी होनी गलत हो जाएगी। और तीसरा अल्टरेशन ऑफ द स्लीप स्ट्रक्चर होगा, तो आपको नींद नहीं आएगी, तो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो होगा वो मेंटेन नहीं रहेगा। इस तरीके से कई लेवल पे प्रॉब्लम हो सकती है, इसको थोड़ा देख लेना। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब बात होती है कॉन्सिक्वेंसेस क्या है लाइट पोल्यूशन में। पहला, वाइल्ड लाइफ और इकोसिस्टम को नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो नॉक्टर्नल वाइल्ड लाइफ है उनको नुकसान होगा, जो माइग्रेटरी पैटर्न ऑफ एनिमल्स हैं उनमें भी नुकसान होगा, उनमें भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कहीं ना कहीं डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ को इंटरफियर करेंगे। इंसेक्ट प्रीडेटर्स वगैरह को, जैसे इंसेक्ट्स को कोई फूड चाहिए, इस तरह की चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर मिलने में दिक्कत हो सकती है। ओके, इसके अलावा देखो, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ की बात करते हैं। क्या है, सर्केडियम रिदम्स, मेलाटोनिन प्रोडक्शन लीडिंग टू द स्लीप डिसऑर्डर एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स, ये सारी की सारी चीजें भी यहां पर होती हैं जो कि खतरनाक है। बाकी ठीक है, ओके, ये सारी चीजें मैंने आपको पीछे समझा ही दी हैं। बाकी दोस्त, इसके साथ यहीं पर ये पोल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं मैंने आपको समाप्त कर दिया है करंट अफेयर्स में। ये टेलीग्राम चैनल है, यहीं से जाकर आप PDF ले लेंगे। ये वो टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपके डिस्कशन फोरम है, आप मेरे साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। यहाँ पर जरूर जुड़े रहें, जो कि ज़रूरी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी मैं आपको मिल जाऊंगा। इसके अलावा यूट्यूब पर यहाँ पर आपको सारे के सारे जो क्लासेस हैं आपको यहीं पर मिल जाते हैं, जो मैं अपलोड कर देता हूँ हर साल। तो यहाँ से आप अपने करंट अफेयर्स की क्लासेस ले लेंगे। ओके, बाकी धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन। आगे अगले क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। और हाँ, अगर आपको फेस टू फेस कोई मेरी क्लास अगर आपने नहीं सुनी और आपको इन्वायरमेंट और साइंस की क्लासेस सुननी है, और कहीं आपको लगता है कि चीज़ें अभी आपको स्टैटिक वगैरह पार्ट अगर आपने नहीं किया है, तो आप पूर्वांचल IAS एप्लीकेशन पर जाकर इस तरह के कोर्सेज ले सकते हैं, जो आपको पूर्वांचल IAS एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। ओके, सो पूर्वांचल IAS एप्लीकेशन पे जाकर आप इन कोर्सेज को ले सकते हैं।
ठीक है, साइंस टेक का इन्वायरमेंट्स में अगर आपको लगता है कि अभी इस विषय को आपको अभी अभी कॉन्फिडेंस नहीं आया, इसमें कुछ और भी जानकारी और यूपीएससी की चीज़ें चाहिए, बाकी जो मेरी किताबें हैं साइंस टेक इन्वायरमेंट वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो भी मैकग्रा हिल से आपको मिल जाएगी। साइंस टेक का 7th एडिशन की बुक अभी अवेलेबल है और इन्वायरमेंट की 3rd एडिशन की बुक है जो कि अवेलेबल है, ये मैकग्रा हिल से ही आती है। अगर आपको लगता है कि आपके पास जो कंटेंट है वो आपके यूपीएससी के हिसाब से पूरा नहीं हो रहा, आप यूपीएससी में अभी भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, कुछ दिक्कतें हैं, तो एक बार इसको आप ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो मैंने लिखी है बहुत ही मेहनत करी है, अपने 2 डिकेड्स में जो मैंने नॉलेज लिया, जो अनुभव लिया, वो सारी चीज़ों को मैंने शेयर किया है। आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा और आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ेंगे और सबसे बड़ी चीज़ आपको कॉन्फिडेंस में मिलेगा। करेंट्स के लिए मैं आपको बार बार जुड़कर आपके नए क्लासेस लेता रहता हूँ। सो थैंक यू एवरीवन, अगले क्लास में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।